जोरदार तालियों के साथ में तो हम उन्हें बुलाने जा रहे हैं अपने स्थान पर खड़े होकर के सम्मान के साथ। प्लीज वेलकम टुडे स्पेशल स्पीकर मिस्टर संदीप गजर साहब। वाओ, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। सो बहुत ही स्पेशल दिन है आज, जब सागर जोशी जी का आज बर्थडे है और इस दिन आप सभी लोग यहाँ पर आए उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए। जयपुर में मैं पहली बार उनसे 1-to-1 मिला। मुझे पता नहीं था कि कई साल पहले मेरे कोई प्रोग्राम में उन्होंने अटेंड किया था और उन्होंने उस वक्त जयपुर के उस इवेंट के बाद जब शाम को हम एक दूसरा ग्रुप था उसके साथ बात कर रहे थे, तब उन्होंने कहा, तब आई वॉज रियली सरप्राइज्ड कि उन्होंने कहा कि इस साल में आपने मुंबई में ये पर्टिकुलर एरिया में आपका कोई वर्कशॉप किया था। मैंने बोला हाँ। बोले वो वर्कशॉप में मैं बैठा था। आई वॉज रियली सरप्राइज, क्योंकि मुझे पता नहीं होता, जैसे इतने सारे लोग बैठते हैं तो आइडिया नहीं होता है कि कौन बैठा हुआ है। और फिर उसमें से उन्होंने जो जो सीखा हुआ था, ऐसी बहुत सारी बातें उन्होंने मुझे याद करवाई। आई वॉज रियली सरप्राइज्ड कि इतने साल पहले, आई मीन 15 साल से भी ज़्यादा समय हो गया, इतने साल पहले अगर इंसान कोई बात सीखा है और इतने सालों के बीच में इतनी बड़ी कंपनी बनाना, इतने सारे लोगों के साथ काम करना और उसके बावजूद ये सारी बातों को याद रखना, दिस वॉज रियली अमेजिंग और ऐसा लर्निंग एटीट्यूड उनका है, इसीलिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये कंपनी बनी है, राइट। और यही एटीट्यूड अगर आप लोग अपने अंदर रखेंगे तो जैसे उन्होंने अपनी टीम बनाई है, वैसे ही हर इंसान जो यहाँ पर बैठे हैं, आप सबकी भी वैसी टीम अपने अपने शहर में या अपने जोन में या टेरिटरी में बन सकती है। यस और नो, राइट। सो ये आपको करना है ना। मैं कोई मोटिवेशनल ट्रेनिंग नहीं देता हूँ और मैं ज़्यादातर स्टेज प्रोग्राम्स मैंने कम कर दिए हैं सिंस 2015-16। 2015-16 के बाद आई एम गिविंग मोस्ट ऑफ माई टाइम टू डेवलप कंपनीज। मैं कंपनीज को बनाता हूँ, ब्रांड्स को बनाता हूँ। और मैंने भी अपना करियर डोर टू डोर सेलिंग से शुरू किया था। आप लोग डायरेक्ट सेलिंग में है, मैं डोर टू डोर सेलिंग में था। मैं पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन दिखाऊंगा और मेरे इंट्रोडक्शन में ही बहुत सारी ट्रेनिंग की चीज़ें छुपी हुई है जो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर ग्रो होना है आपको तो आप कहीं पर भी कैसे भी शुरुआत करते हैं तो आप ग्रो हो सकते हैं। लेकिन मैं इंट्रोडक्शन दिखाऊं उसके पहले अगर मैं आप में से किसी को भी यहाँ स्टेज पर बुलाऊं, सी आप लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है, और मैं यहाँ आपको कोई कोई मोटिवेट करके बहुत अच्छी अच्छी बातें कहने नहीं है, बट व्हाट आई एम टेलिंग इज द फैक्ट। आप सुबह से इतनी सारी बातें सुन रहे हैं, बहुत सारे ट्रेनर्स आई मीन स्नेह सर आए, शिवांगी मैडम आए, सागर सर ने कहा, अभी लीगल एक्सपर्ट ने आकर बहुत सारी बातें कही, उनके पहले बहुत सारे लीडर्स आ रहे थे, उन्होंने अपनी अपनी बातें कही। अगर मैं आपको किसी भी को इन्वाइट करूं कि स्टेज पर आकर सुबह से जो भी सीखा है वो बताइए, आप कितने मिनट बोल पाएंगे? बोलो। 15 मिनट। कितने बजे से प्रोग्राम चालू है? सुबह 12 बजे से अभी कितने करीबन 6 बजने आए, 6 घंटे से बीच में चलो 1 घंटा निकालो, 5 घंटे से हम सुन रहे हैं। लेकिन अगर कोई पूछेगा तो शायद 10-15 मिनट हार्डली हम बोल पाएंगे, तो बाकी गया किधर? अब समझ में आ रहा है हमारे साथ होता क्या है। और ये लाइफ में होता है। पढ़ाई करते थे तभी भी यही प्रॉब्लम है, टीचर ने सब कुछ पढ़ाया लेकिन 2 दिन के बाद परीक्षा के समय किताब खोलते थे तो ऐसा लगता था ये सब पहली बार पढ़ रहे हैं। अब ऐसा ही चलता रहेगा तो ग्रो कैसे होंगे? वो जो सालों से जो बातें हमारे दिमाग में बैठी हुई है वही बातें हमें याद है, नया कुछ अंदर जा ही नहीं रहा है। क्यों? अभी इंफॉर्मेशन का ओवरलोड हो रहा है सबके ऊपर, हाँ या ना? कहां से हो रहा है मैक्सिमम ओवरलोड? जैसे ही मोबाइल ऑन किया, कोई भी सोशल मीडिया साइट के ऊपर गए, 30, 40, 50 फोटोग्राफ्स हम ऐसे ही स्क्रॉल कर देते हैं। व्हाट्सएप ओपन किया, बहुत सारे ग्रुप्स में बहुत सारे फॉरवर्ड्स आते हैं। ये सारा ओवरलोड है, माइंड को रेस्ट ही नहीं मिल रहा है। और आपको लगता है कि जो माइंड इतना ओवरलोडेड है वो और कुछ नया सीखेगा, और सीखेगा तो उसको याद रहेगा। तो हम जोश में बहुत बोल देते हैं कि हाँ कितने 1000 करोड़पति, टीम अच्छा बना, स्ट्रक्चर अच्छा बना, मैचिंग वेचिंग पीवी हो गए, जाता है, मेहनत भी करते हैं, लीडर स्ट्रेटेजीज भी बनाते हैं, बट हर इंसान नहीं कर पाता। क्यों?
हर इंसान एक्चुअली कर पाना चाहिए, हाँ या ना? जब ट्रेनिंग सही मिल रही है, जब कंपनी के लीडर सेम है, कंपनी की प्रोडक्ट सेम है, सब कुछ सेम है, बिजनेस प्लान सेम है, तो सब लोगों की इनकम सेम क्यों नहीं होती? जब सब लोगों को सब कुछ सिखाया जाता है तो व्हाई एवरीबॉडी इज नॉट एबल टू अर्न? और उसका रीजन कहीं भी नहीं है, इट्स हियर। तो इतना सारा ओवरलोड हो रहा है और लोगों को शाम को ऐसा लग रहा है कि यार थक गया दिमाग। अभी वो अनिल जी सबको खड़े होकर शेक कर रहे थे कि भाई जागो। सो सवाल मेरा आपसे ये है कि ये जो दिमाग है जिसमें इतना सारा ओवरलोड आ रहा है, ये कितनी चीज सेव कर पाएगा? बताओ कितना सेव कर पाएगा? स्टोरेज कैपेसिटी कितना है इसका? कितना? अनलिमिटेड। जब लोगों को पता नहीं होता है तब बोलते हैं अनलिमिटेड, लेकिन विज्ञान ने यह भी ढूंढ लिया है। यस, और अब आप कौन से पावर के साथ पैदा हुए हैं उसको समझ लो पहले। आपका जो मोबाइल है ना, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी जीबी में आती है ना, 512 देन 256 या ऐसे अलग अलग जीबी होता है, ठीक है? आपके माइंड की स्टोरेज कैपेसिटी। सो पहले वहां से सीखना शुरू करो कि आपके पास क्या पावर है, पहले उसको जानो। इतना पावरफुल दिमाग लेकर हम बैठे हैं, फिर भी हम बहुत सी चीजें नहीं कर पाते। तो सबसे पहले दिमाग की अगर बात कर ले तो मेमोरी हम मेजर करते, पहले बाइट्स में आता था, फिर किलोबाइट्स, केबी, फिर एमबी, फिर जीबी, जीबी के बाद टीबी, टीबी के बाद टीबी के बाद बोलो क्या? पीबी, पीबी पेटाबाइट्स आता है। क्या आता है? पेटाबाइट्स। और पेटाबाइट का मतलब 2.5 पेटाबाइट्स, जैसे 1 जीबी, 2 जीबी, 3 जीबी, 1 टीबी, 2 टीबी, ऐसा था। 2.5 पेटाबाइट्स का स्टोरेज कैपेसिटी हमारे ब्रेन में है, जिसका टेक्निकल छोड़ दो, नॉर्मल लैंग्वेज में कहूं तो आप अपने मोबाइल का रिकॉर्डिंग चालू करते हैं या ये कैमरा जो रिकॉर्ड कर रहा है ना, इनकी भी स्टोरेज कैपेसिटी समझो 4-5 घंटे में, कितने घंटे आपका एसडी कार्ड चलता है? 3 घंटे में इनका भी एसडी कार्ड इनको खाली करना पड़ता है या नया डालना पड़ता है, ठीक है? और आपके माइंड की कैपेसिटी इतनी है कि 300 साल तक एक वीडियो रिकॉर्ड करे और उसमें जितना स्टोरेज चाहिए उतना स्टोरेज नेचर ने आपको दिया हुआ है। 300 साल। और फिर भी मैंने बुलाया कि यार कौन बोलेगा, तो बोले 10-15 मिनट भी नहीं बोल पाएंगे। तो प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम माइंड के स्टोरेज का नहीं है, माइंड के मैनेजमेंट का है। आपके पास समझो 20-25 हॉर्स पावर की गाड़ी है, लेकिन उसके अगर बैल लगाकर अगर आप उसे चला रहे हो, वैसे हालत कहीं ना कहीं हमारी है। तो मैनेज हम नहीं कर पाते हैं अपने दिमाग को। उसका रीजन क्या है? किसी ने बताया ही नहीं कि इसका मैनेजमेंट कैसे होता है। ओके, वो सारी बातें बाद में सीखेंगे, बट सबसे पहले कभी भी कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेने बैठते हैं ना, ये दिमाग क्यों काम नहीं करता? क्योंकि पहले तो बैठने का तरीका हमें नहीं पता है। जैसे इतना कहा बहुत लोग हिलने लगते हैं। बात सही भी है। सुनो, बैठा कैसे जाता है? ना सिर्फ मेरे प्रोग्राम में, आज के बाद कोई भी ट्रेनर का ट्रेनिंग प्रोग्राम, जब कोई एजुकेशन ले रहे हो ना, तो बैठने का तरीका याद रखो। सबसे पहले आपके जो दोनों हाथ है, ठीक है, उसे ऐसे कभी मत रखो, ऐसे कभी मत रखो, ठीक है? क्यों? क्यों ऐसे रखोगे तो क्या होगा? आप खड़े खड़े सो सकते हैं? नहीं। क्यों? जब हम खड़े होते हैं तो बॉडी एक्टिव होता है, बॉडी एक्टिव होता है तो माइंड एक्टिव होता है। तो बॉडी एक्टिव, माइंड एक्टिव, बॉडी क्लोज्ड, माइंड क्लोज्ड। समझ में आ रहा है? तो हाथ कभी भी बंद करके मत रखो, और पैर तो जैसे वैसे ठीक है, अभी सब कुछ क्या है, ठीक है? सो चलिए, लेट्स बिगिन द प्रोग्राम। आई विल शो यू माय इंट्रोडक्शन। और अपने दिमाग का मैक्सिमम यूज करो, तभी आप ये नॉलेज को लेकर जाओगे। आई विल जस्ट शो यू अ स्मॉल वीडियो। और मेरे ये वीडियो जो आप स्क्रीन पर देखोगे, उसमें मेरे जैसा चेहरा दिखेगा, जिसमें कभी बाल या मूछें हो सकती है। वो मेरे बड़े भाई है, बिकॉज मैं तो बहुत यंग हूं अभी, राइट? सो 1993 इस दिन 7 अप्रैल मैंने अपना करियर शुरू किया था। अहमदाबाद शहर में एक्वागार्ड की मशीन, पानी की मशीन लेकर मैंने घर घर खटखटाना शुरू कर दिया 1993। और वहां से मेरा करियर शुरू हुआ। 900 रुपीज सैलरी। और वो सैलरी से मैंने जब करियर शुरू किया
तो मुझे खुद को पता नहीं था, क्योंकि पॉकेट मनी मिले उसके लिए मैं उस कंपनी में ज्वाइन हुआ था। लेकिन पॉकेट मनी 16 साल तक खत्म ही नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी में सेल्स अच्छा होता गया, ग्रो होता गया, और काफी मुझे उसमें प्रोग्रेस होता दिखाई दिया। मुझे भी काफी अवार्ड मेडल्स मिलते परफॉर्मेंस के। आप देख सकते हैं मैं भी अपनी टीम को रोज मोटिवेट करता था। इट वॉज एवरी डे 365 डेज, कभी भी संडे को छुट्टी नहीं होती थी। संडे वॉज अ गोल्डन डे। आप डायरेक्ट सेलिंग में है, नेटवर्क मार्केटिंग में, कहीं पर भी है, संडे या कोई भी पब्लिक हॉलीडे इज ऑलवेज अ गोल्डन डे, क्योंकि जब दुनिया की छुट्टी उस दिन हमारा बिजनेस, राइट। सो संडे ऑल्सो वर्किंग। मॉर्निंग उस वक्त कोई डिजिटल नहीं था, कोई मोबाइल नहीं था, पेजर्स भी नहीं थे, सिर्फ लैंडलाइन फोन चलते थे। और उस समय पर कुछ भी हो जाए, बारिश है, धूप है, सर्दी है, सुबह 8 बजे जहां पर बोला है वहां पर आपको पहुंच जाना है। और रात की मीटिंग 11 बजे कंपलसरी वहां आना है। पूरे शहर में आप कहीं पर भी हो, वहां मीटिंग में आना है, आपके लीडर को रिपोर्ट करना है और फिर घर जाना है। बहुत टफ सेल्स माना जाता था, इसीलिए लोग ज्यादा समय इस कंपनी में जॉब नहीं करते थे। और पूरा दिन करना क्या है, लोगों के घर में जाके घंटियां बजानी है। और आपको तो पता है सुबह सुबह में आप 8 बजे 8:30 बजे किसी के घर की घंटी बजाओगे, लोग तो फ्री बैठे हैं ना, चाय बना के आपके लिए। क्या होता है, जैसे ही दरवाजा खोला आप टाई पहनकर खड़े और आप बोलोगे गुड मॉर्निंग सर, मैं यूरेका फॉर्ब्स से आया हूं एक्वागार्ड के लिए। धाड़, अभी तो बोलना वाक्य खत्म नहीं हुआ और सीधा मुंह पर दरवाजा बंद। 100 दरवाजे खटखटाएंगे, गिन के 10 12 15 लोग ठीक से जवाब देते। अच्छा, जो 15 लोग जवाब देते उसमें से 4 या 5 लोग बोलते ठीक है शाम को आना। शाम को कई बार जाते तो बोले नहीं वो तो मेरी वाइफ ने बताया था, हमें तो लेना ही नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? तो ऐसा, और फिर किसी के घर में बैठकर आपने डेमोन्स्ट्रेशन दिया भी तो भी जरूरी नहीं है कि वो खरीदेगा। तो ऐसे कई घरों में मशीन दिखाने के बाद कभी एक आध ऑर्डर मिलता, और वो ऑर्डर जब मिलता, पैसे लो, कंपनी में जमा करो, मशीन लो, कस्टमर के वहां खुद डिलीवर करने जाओ, कोई कुरियर सर्विस कुछ नहीं, इंस्टॉल करवाओ, कस्टमर को कैसे यूज करना है वो दिखाओ, और इतना सब कुछ करने के बाद 90 रुपीज कमीशन मिलता। कितना? 90 रुपीज कमीशन, और उसके लिए इतनी हार्ड वर्क। सो ऐसा करते करते अपनी टीम को भी इसी तरह से मोटिवेट करते करते, इसीलिए वो वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी वो इतिहास में हो गई। आज उसके बाद ऐसी कोई कंपनी नहीं बनेगी। ये क्या है, कंपनी में भी लर्निंग प्रोग्राम चलता था, तो सेल्फ लर्निंग प्रोग्राम होता था, उसमें भी हमेशा पार्टिसिपेट करने का, नया क्या सीखने मिलता है। नया सीखने के बाद उसमें भी 4 साल तक मुंबई की NMIMS है, पता है, नरसिंह मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, उसके साथ टाई अप करके प्रोफेशनल्स को कोर्सेज करवाते थे। वो सारी चीजें करके वहां से भी पढ़ाई करते करते सीखते गए। नाउ ये कॉर्पोरेट की दुनिया, मेरी दुनिया कॉर्पोरेट दुनिया। मेरे पीछे जो लोग खड़े हैं, ये चश्मे वाले जो मेरे राइट शोल्डर के पीछे, इस विक्रम सुरेंद्रन है। हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट आता है, पता है आपको, जो वाटर प्यूरिफायर आता है, उसका पूरा प्रोजेक्ट जिन्होंने किया है इज दैट पर्सन। उनके बाजू में जो खड़े हैं कम हाइट वाले दाढ़ी वाले, इज मिस्टर SK पालेकर। बहुत साल पहले एक टेलीविजन ब्रांड आया था ओनिडा, पता है आपको? एक छोटा बच्चा राक्षस जैसे सिंग वाला आता था और एक पत्थर आके टीवी का स्क्रीन तोड़ देता था और एक डायलॉग निकलता था, क्या? नेबर्स एनवी, ओनर्स प्राइड। तो ये सारे ब्रांड्स जिन्होंने बनाए, जिसके ऊपर हमारी पास्ट की जनरेशन्स कई सालों से है, उन ब्रांड्स के जो फाउंडर्स थे उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिलता। 1999 में यूरेका फॉर्ब्स इंडिया में बहुत फेमस हो गई कंपनी। अब सोचा इंडिया के बाहर जाना है। उस वक्त यूरेका फॉर्ब्स की 125 ऑफिस थी और 7,000 सेल्समैन थे। 7,000 सेल्समैन में से कौन जाएगा उसका सिलेक्शन कंपनी ने करना चालू किया, एंड आई वाज द ओनली पर्सन सिलेक्टेड। और 7,000 सेल्समैन में से मुझे सिलेक्ट किया गया था मिडल ईस्ट में जाकर यूरेका फॉर्ब्स के मार्केट को डेवलप किया था। दुबई, शारजा, अबू धाबी, अलेन, फ्यूजरा, रसल खेमा, ये सभी मार्केट्स को जाकर मैंने खुद वहां पर डेवलप किया। तो आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर। अब समझ में आ रहा है आपको? मैं कोई ट्रेनिंग्स देख के या कोई मोटिवेशन लेकर मैं यहाँ नहीं आया हूं। मैंने खुद इतना काम किया हुआ है जितना आप लोग करते हैं या फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी टीम करे। सो ऑल दिस नॉट एक जगह पर,
बट ग्लोबली कहीं ना कहीं उस टाइप से मैंने काम किए हुए हैं। सो ये उस वक्त का है। सुबह में आए थे स्नेह सर, याद है आपको? सो बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स, बहुत बड़े बड़े ट्रेनर्स जो है, आई हैव बीन द कंसल्टेंट टू देम। बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स रियल एस्टेट में, कॉर्पोरेट्स में, बहुत सारी छोटी कंपनीज के आईपीओ तक लेकर जाने का काम मेरा मेन काम है। तो ये आपने देखा कि अब आपको समझ में आ गया कि मैं यहाँ पर आज के दिन में जितना भी वक्त मेरे पास है, मैं जितना भी आपको सिखाऊंगा वो कोई किताबी बातें नहीं है। इट इज़ प्योर प्रैक्टिकल चीज़ें जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। सो चलिए सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहले बैठने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, ठीक है? और थोड़ा सीधे बैठो ना, क्योंकि अब एक डेढ़ घंटा है। जो भी लर्निंग आप लेकर जाओ, बेस्ट लेकर जाओ। और ये लर्निंग बहुत से लोगों ने मुझे आकर कहा कि सर वो ऐसा कुछ आपने सिखाया था। हाँ, वही बातें मैं यहाँ पर आप सिखाने वाला हूँ। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट दिन, और वो जो एक्शंस लोग करते हैं वो क्या है, वो सारी बातें आज आप सीखने वाले हैं। तो तैयार है? अब कंपनी आपकी है, जगह आपकी है, ऑफिस आपकी है, बट ट्रेनर मैं हूं, तो अब नियम मेरे चलेंगे, ठीक है? तो मेरे नियम ऐसे है कि बैठने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया। अब दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, ये इतना स्टोरेज दिया है, लेकिन ये स्टोरेज होने के बावजूद हमें याद क्यों नहीं रहता है? पता है, ओवरलोड है। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। ओवरलोड की वजह से होता क्या है पता है? दिमाग में कोई भी बात आती है, दूसरी बात आई तो पहली को थोड़ी और अंदर जाएगी, तीसरी आई, चौथी आई तो ये भर जाता है। जैसे ही पांचवी बात आएगी ना, पहली, जैसे ही छठी आएगी दूसरी। समझ में आ रहा है क्यों? दिमाग में दो सेक्शंस है, एक है शॉर्ट टर्म मेमोरी और दूसरी है लॉन्ग टर्म मेमोरी। आपको जो याद रहता है वो कहां से याद रहता है? लॉन्ग टर्म मेमोरी से। समझ में आ रहा है आपको? और ज्यादातर जो हम सुनते हैं ट्रेनिंग में या कहीं पर भी कुछ भी देखते हैं सुनते हैं सोशल मीडिया पे, वो कौन सी मेमोरी में होता है? शॉर्ट टर्म मेमोरी में। क्या आप जानते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी में से लॉन्ग टर्म मेमोरी में किसी बात को कैसे पहुंचाया जाता है? नहीं पता? ठीक है, तो आज ये जान लीजिए। ट्रेनिंग भले जितना भी सीखे, लेकिन अपने दिमाग को ऑपरेट करना सीख गए तो भी बहुत ज्यादा फायदा है। याद रखना, विज्ञान का नियम है, मूवमेंट क्रिएट्स स्पेस। दो बार बोलो सब लोग, मूवमेंट क्रिएट्स स्पेस। मूवमेंट क्रिएट्स स्पेस। इसका मतलब ये होता है जब कोई भी मूवमेंट होती है तो
तो स्पेस क्रिएट होती है। एग्जाम्पल, हमारे रसोई में जो अनाज भरते हैं डिब्बों में, मान लीजिए एक डिब्बा है जिसके अंदर हमने गेहूं डाले और हमें दिखता है कि डिब्बा भर गया है, बट हमें पता है अभी भी उसमें जगह है लेकिन दिखती नहीं है, तो हम डिब्बे को क्या करते हैं? मूवमेंट जैसे ही किया स्पेस दिखता है, हाँ या ना? फिर और थोड़े गेहूं डालते हैं और थोड़ा करते हैं, लेकिन वो भर जाता है क्योंकि उसकी स्टोरेज कैपेसिटी सीमित है। यहां पर तो जबरदस्त है। तो अगर आपने मूवमेंट कर करके अगर अपने दिमाग में लॉन्ग टर्म मेमोरी में बहुत सारी बातें डाल दी, तो इस दुनिया का सबसे वाइज इंटेलिजेंट इंसान आप बन सकते हैं अगर अपने दिमाग को आपने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें अपने दिमाग में उतार ली तो मूवमेंट, जैसे डिब्बे की मूवमेंट करते हैं तो जगह होती है, मूवमेंट करना पड़ता है, उसी तरह से हर इंसान की जिंदगी में एक कोटा होता है ताली बजाने का, और वो भी बड़ी मात्रा में हमें दिया गया है। और हमें ये ध्यान रखना है कि सांसों का कोटा खत्म हो उसके पहले ताली का कोटा खत्म कर दो, क्योंकि अगर वो बचा कर लेकर गए तो कोटा खाली करो। समझ में आ रहा है? हाँ, अभी क्या है ना, ये कोटा जो है ना, ये खाली इसलिए करना है क्योंकि ये कुछ ही माहौल में खाली होता है, ये भी समझो आप। क्योंकि मुझे एक दो इंटेलिजेंट लोग दिख रहे हैं, पता है क्या सोच रहे हैं? अच्छा अभी समझ गए, यूज कर लेंगे। अब ये दूसरे दिन सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाएगा गार्डन में, अकेला है, और अकेला जाते जाते ताली बजाएगा। लोग कुछ और वहीं पर समझ लेंगे। समझ में आ रहा है? और एक आखिरी बात, स्कूल में एक टीचर जब पढ़ाते हैं ना, एक ही टीचर पढ़ाते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, सबको सेम कंपनी सेम प्रोडक्ट सब कुछ मिला, फिर भी सब लोग पैसे सेम नहीं कमाते हैं। क्यों? क्योंकि सब लोगों का दिमाग जो सीखना है ना वो बिल्कुल पकड़ता नहीं है। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि यहां अब जो मैं सिखाऊंगा एक आध डेढ़ घंटे में, वो जितने भी लोग सुन रहे हैं वो 100% लॉन्ग टर्म मेमोरी में उतार दे? कितने लोग ऐसा चाहते हैं? ओके, एवरीबॉडी। तो एक लास्ट पॉइंट याद रखो, एक प्रिंसिपल है जिसको आपको फॉलो करना, एक सिद्धांत है जिसको मैं कहता हूं पॉपकॉर्न प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? खाया है सबने? बनते हुए देखा है? कहां देखा? अच्छा, मॉल में कभी गए, ठीक है, हाँ मेले में। अब सुनो, पॉपकॉर्न बनता कैसे आपने देखा है? वो जो इंसान होता है, जो पॉपकॉर्न की मशीन के ऐसे कांच का वो कवर होता है, बीच में वो मेटल का गोल होता है। अब वो मशीन, जो पॉपकॉर्न बनाने वाला क्या करता है, मशीन को पहले ऑन करता है, साफ सफाई करता है, ऑन करता है, फिर एक मुट्ठी ऐसे वो गेहूं के दाने लेकर अंदर डालता है। ये सर दो, बाद में क्यों जागते हो? जब बोलूं तभी बोलो ना। 50 लोगों ने तो हाँ बोल दिया। गेहूं के पॉपकॉर्न कहां खाए? कौन से दाने डालता है? तो जागो, राइट? ऐसी गूगली आती रहेगी। समझ में आ रहा है? तो वो एक मुट्ठी कौन से दाने डालता है? मशीन ऑन है, मक्कई के दाने डाले। क्या जैसे ही दाने डालता है दूसरे सेकंड में सभी पॉपकॉर्न बन जाते हैं? नहीं, आप देखोगे पहले कुछ समय तक ये जितने दाने हैं ना, 150-200 दाने, वो बिल्कुल पड़े रहते हैं, कोई हलचल नहीं है, जैसे अभी आप बैठे। फिर क्या होता है पता है? थोड़ी देर होती है ना, मशीन जैसे गर्म होती है, ये जो 200 दाने होते हैं ना, सब क्या एक साथ पॉप होते हैं? गौर से देखना अगली बार पॉपकॉर्न कैसे बनता है। उन दानों में से, ये 200 दानों में से कुछ 15-20 दाने होते हैं ना जो ज्यादा एक्टिव होते हैं, और वो दाने पहले क्या होते हैं? पॉप। कैसे होते हैं? हाथ ऐसे करो, हाथ ऐसे, हाथ ऐसे करो, बोलो पॉप, और एक बार पॉप, और एक बार पॉप। ठीक है, याद रहे ना यार पॉपकॉर्न कैसे पॉप होता है। अब गौर से देखना अगली बार जब पॉपकॉर्न पॉप होता है ना, जो दाना पॉप हुआ, गौर से देखना उसके आसपास 5-6 दाने होते हैं। जो पॉप होता है ना, बाजू वाले दाने को थोड़ा हिलाता है, और गौर से देखोगे वो जो हिला ना, वो दूसरी सेकंड में पॉप। समझ में आ रहा है? अब ये पॉपकॉर्न प्रिंसिपल यहां यूज करने का है। कैसे? सुनो, आप सब लोग ऐसे लाइन में बैठे, अभी पर मैंने कुछ सिखाना शुरू ही नहीं किया। जैसे सिखाना शुरू करूंगा ना,
हर एक बात जो आप सीखने वाले हैं प्रैक्टिकल बातें हैं। अगर आपको लगता है यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको मेरे लॉन्ग टर्म मेमोरी में उतारना पड़ेगा, राइट? तो जैसे आपको लगे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप सीधा लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे उतारते हैं? यू नो, जागता रहे। समझ में आ रहा है? इसको पॉप होने की जरूरत है। क्या होगा, जैसे मैं सिखाना शुरू करूंगा उसको रहेगा ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो क्या करेगा? क्लैप करेगा। अब आप लोग एक लाइन में बैठे हैं, मान लो 2 लोग ऐसे है ना, ऐसे सब लाइन में सब आप लोग जैसे बैठे हुए हैं, सब लोग ऐसे सुन रहे हैं और एक इंसान लोग, अरे यार बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है, अगर ये पॉइंट मैंने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अपने टीम के साथ या फील्ड में अप्लाई कर दिया तो बहुत जल्द मेरी इनकम 3 गुना 4 गुना बढ़ सकती है। और इमीडिएटली वो क्या करेगा? वो क्लैप करेगा। अब उसके बाजू में जो बैठा है ना, वो ऐसे ही बैठा हुआ है, वो ट्यूबलाइट है, समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही बैठा हुआ है। लेकिन जब ये बाजू वाला क्लैप करता है ना, तो इसको पता चलता है क्या कि कुछ तो गया जो मेरे अंदर नहीं गया। तो बाजू वाले को पूछ कि तूने बजाया क्यों? वो बोलेगा तेरे को पता है ऐसे करने से जॉइनिंग फास्ट आता है, यू नो, पीवी मैच होता है ऐसा। तो इमीडिएटली वो बाजू वाला क्या करेगा? वो भी, समझ में आया आपको? तो एक एक्टिव पॉप ने ये बजाया ना, तो बाजू वाले को भी इफेक्ट देगा, समझ गया है? तो जब सभी लोग एक साथ पॉप होंगे तो इस हॉल में कैसी आवाज आएगी जरा बताओ? नहीं 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 नहीं, ऐसे ताली बजा के, ना वो कैसे आती है आवाज? कोटा खाली करो। अब मैक्सिमम लोग सही ताली बजा रहे हैं। मैं 100% नहीं बोला हूं। क्यों? पॉपकॉर्न खाया है ना सबने, पूरा पैकेट खा लोगे ना, नीचे 2-4 दाने तो मिलेंगे, है कि नहीं? मैं अभी अभी देख के आया हूं। इसको कितना ही गर्म करो, कितना ही हिलाओ, ये पॉप होने वाला नहीं है। आसपास देख लो, है कोई दाना आपको दिख रहा है तो उसको पॉप करते हैं, ठीक है? सो लेट्स लर्न। अब स्कूल में हम जब पढ़ने जाते हैं ना, तो अलग अलग विषयों को सीखते हैं, गणित सीखते हैं, विज्ञान सीखते हैं, यू नो, लैंग्वेज सीखते हैं, अलग अलग विषय को सीखते हैं कि नहीं? सफलता का कोई विषय आया? ग्रोथ का कोई विषय आया? नहीं आया। आपको स्कूल का एजुकेशन पता है क्यों दिया जाता है? ताकि आप दुनिया में चलो, मीन्स लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सको, अपना काम निकलवा सको, बस उसी के लिए है। या आपके पास कोई पर्टिकुलर स्किल है तो आप पर्टिकुलर कोई टास्क कर सके, उसी के लिए आता है। बट सफलता कैसे आती है, सफल कैसे हुआ जा सकता, सफल कैसे ना होता है इंसान, ये सारी बातें कहीं स्कूल में सिखाई नहीं जाती। और एक दूसरी, एक बहुत ही क्या कहते हैं कि एक ट्रेजेडी है हमारे सोसाइटी की, कि आप देखो मैनेजमेंट कॉलेजेस में मैनेजमेंट कौन सिखाता है? एक प्रोफेसर सिखाता है ना कॉलेज में। एमबीए बनाता है एक प्रोफेसर, लेकिन खुद बिजनेस नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है आपको? ये हमारे सोसाइटी की एक ट्रेजेडी है। जो दुनिया को बिजनेस कैसे करना वो सिखा सकता है, बट वो खुद बिजनेस नहीं करता। सो प्रॉब्लम क्या है? उसकी काबिलियत में है, नॉलेज तो उसके पास सब है, उसके बावजूद वो बिजनेस क्यों नहीं करता और एक प्रोफेसर की तरह लेक्चर्स देता रहता है? सो सफलता जरूरी नहीं है कि ज्ञान आ गया तो हम सफल हो गए। मैंने बहुत, है ना, 40 से ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज को मैंने 2015 तक कोच किया है। आफ्टर 2015 आई लेफ्ट। और मैंने देखा हुआ है कि लोग बोलते हैं हम 15-15, 20-20, 25-25 साल नेटवर्क में किए हैं, लेकिन ग्रोथ एक लिमिट आकर रुक जाता है। वो हर कंपनी, अगर उसने 2-3 कंपनी बदलिया ना, हर कंपनी में ग्रो होता है, एक लेवल के बाद आकर उसका क्या कहते हैं, स्टेग्नेंसी आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पास जो भी नॉलेज है ना, वो नॉलेज उसको एक लेवल तक ही लेकर जाता है, उसके बियॉन्ड उसको ग्रो नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं तो उसके काम करने के तरीके में कुछ तो गलती है, जिसकी वजह से एक लेवल के बाद उसकी ग्रोथ रुक जाती है, अटक जाती है, राइट? आपने भी कभी कभी, जब आप ई बायोटोरियम में जुड़े हैं, कई बार ऐसे फेज आते हैं ना, जब आपको लगता है यार अब लगता है कि ग्रो नहीं हो रहे हैं। फेज आता है, ऐसा फीलिंग आता है कि नहीं कई बार? तो क्यों आता है ऐसा फीलिंग? आइए उसको समझते हैं। और आप खुद फास्टेस्ट ग्रोथ करें, और आपके नीचे आज के बाद कोई भी जुड़ रहा है या ऑलरेडी जो जुड़े हुए हैं, उन्हें आपको फास्टेस्ट ग्रोथ दिलवाना है। तो उसके लिए अब जो मैं सिखाने वाला हूं, जो बहुत सारे लोग सुबह में भी ये वंदना मैडम कह रहे थे कि संदीप सर ने क्या सिखाया है, वो सारी चीजें आज भी मैं आपको सिखाऊंगा।
हो सकता है कि फ्यूचर में मैं कभी भी कोई सेशन लेने आऊं, आज मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है और बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, बट हर प्रोग्राम जब मैं शुरू करता हूं एटलीस्ट 10 मिनट उसको रिवाइज तो करवा ही देता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और सिर्फ इतना ही सीख लिया तो आप देखेंगे पूरे आपके नेटवर्क में, पूरे आपके टीम में एक अलग ही मोमेंटम आ जाएगा, राइट। सो इसे मैं कहता हूं द गेम ऑफ सक्सेस। ऊपर आप देख सकते हैं सफलता, सक्सेस, और सफलता की गेम का ये पूरा यहां पर मैट्रिक्स दिया गया है। और ऐसे ही ये जहां पर जो फोटो आपको दिख रहा है, इसे देखकर बचपन में खेला हुआ कोई खेल याद आ रहा है आपको? सांप सीढ़ी, यस, स्नेक्स एंड लैडर्स। कितने लोग बचपन में खेले थे ये गेम? ओह, एवरीबॉडी। कहां से शुरू होता है ये गेम? ऊपर से नीचे से? नीचे, लेफ्ट या राइट? आपके लेफ्ट से, राइट। ये गेम भी देखो नीचे से शुरू होगा और लेफ्ट में स्टार्ट दिख रहा है आपको, स्टार्ट लिखा है। अच्छा, बचपन के गेम में जब सांप सीढ़ी खेलते थे, वो गेम आगे कैसे बढ़ता था? डाइस, डाइस आप डालते थे, कितने ऑप्शन आते थे? क्या हमेशा जिसको ज्यादा पॉइंट आए 5 या 6 वही जीता? तो कौन जीता? याद करो। जिसने सीढ़ी चढ़ी, जो सांप के मुंह में नहीं गया, वो जीतता था, हाँ या ना? यानी ज्यादा पॉइंट आना जरूरी नहीं है कि आप जीतोगे, कई बार ज्यादा पॉइंट आने वाला भी हार जाता था और सही समय पर सही पॉइंट लाने वाला जीतता था। अब इसको थोड़ा अपने बिजनेस के साथ जोड़ो। सुबह से लेकर शाम तक दिमाग लगाए बिना मेहनत करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, और रिजल्ट जो आ रहा है वो ही आएगा। आपको लगता है एक लेवल के बाद आप ग्रो हो पाओगे? नहीं। सिर्फ हार्ड वर्क जरूरी नहीं है, जरूरी है हार्ड वर्क, बट सिर्फ हार्ड वर्क नहीं। तो और क्या क्या है? सफलता पाने के लिए वो सीढ़ियां कौन सी है? और जिंदगी में हमारी ग्रोथ रुक जाए तो कौन से सांप की वजह से हमारी ग्रोथ रुक गई है, वो कभी कोई सिखाता नहीं है। और ये गेम को आज हम यहां पर खेलेंगे और इस गेम को खेलकर आपको पता चल जाएगा कि कौन सी सीढ़ियां है जिसका हमें फायदा उठाना है और कौन से सांप है जिससे हमें बचना है। तैयार? अब भी 1 घंटे के बाद पता चल जाएगा कि यहां बैठने वाले कितने लोग हैं जो अपना सक्सेस, जो भी आपने ड्रीम डिसाइड किया है, वहां कितने लोग पहुंचेंगे और कितने लोग, समझ गए? और वो जो 3-4 मेरे को दिख रहे हैं ना, उसको भी देखते हैं, आशा रखते हैं कि शायद इसमें कुछ उसका काम हो जाए। सो लेट्स प्ले द गेम। ये गेम में हमें कोई डाइस नहीं खेलना है, कोई डाइस नहीं है, बट ये गेम कौन बनेगा करोड़पति जैसा होता है। इसमें आपको सवाल पूछा जाएगा और सवाल का सही जवाब तय करेगा कि आपको सीढ़ी मिलेगी या सांप काटेगा। सो पहला सवाल कब आएगा? अभी आपने गेम की शुरुआत की, स्टार्ट। जैसा ही आपने पहला कदम लिया, पहले ही कदम पर आपको एक सवाल पूछा जाएगा। यानी जब भी आप कुछ भी शुरू करते हैं उस वक्त ये पहला सवाल होता है जिसका जवाब आपको देना है। वो सवाल यहां लिखा है, डू यू थिंक यू कैन डू इट? इसका मतलब है, क्या आपने सोचा है कि आप सफल होंगे, हां या ना? 50% लोगों ने हां बोला, यानी बाकी 50% ने अभी तक सोचा ही नहीं है। कुछ लोगों को तो अभी पता चला कि सफल होने के लिए सोचना भी पड़ेगा। कुछ ट्यूबलाइट बाद में जलेगी, चिंता मत करना। ये समझ पाएगा वो ही समझ पाएगा। कहने का मतलब इतना ही है कि क्या आपने सोचा है कि आप सफल होंगे? अगर हां है तो यहां पर देखो, यस अगर आप बोलते हो तो सीढ़ी है, और जिसने यस नहीं बोला, देखो पहले ही कदम से उठाकर उसको कहां डाल दिया? वापस। और बहुत से लोग आपको नेटवर्क में मिलेंगे जिसने प्रोडक्ट तो लिया, एक भी उसके नीचे जुड़ा नहीं। कितने लोगों ने ऐसे लोगों को देखा है कि ज्वाइन होने के बाद वो आगे कुछ करता ही नहीं है? ठीक है, 95% लोग। बाकी लोग तो लगता है नेटवर्क में पहली बार आए लगते हैं, क्योंकि ऐसा हर एक टीम में एक नमूना तो होता है कि नहीं? फिर भी कुछ लोग तो ऐसे हाथ ऊपर ही नहीं किए, लगता है उनकी टीम में बहुत सारे परफॉर्मर है। ठीक है,
क्यों वो यूजर बन के रह जाता है, क्यों वो डिस्ट्रीब्यूटर या वो आगे बिजनेस नहीं करता है? क्योंकि क्या नहीं है, क्या नहीं है? सोच। वो सोच शुरुआत होती है। एक पेड़ ऐसे ही नहीं उगता है, पहले क्या डालना पड़ता है? एक बीज। सोच एक बीज का काम करती है। हर दिमाग में आपको एक बीज डालना पड़ेगा। कौन सा बीज डालना पड़ेगा? सफलता का। सफलता का बीज ही नहीं है। आप एक जमीन है जिसमें कोई बीज नहीं है, उसके ऊपर रोज खाद डालते हो, पानी डालते हो, कुछ उगने वाला है? कुछ नहीं उगेगा। और ऐसी मेहनत मैंने बहुत लीडरों को करते हुए देखा हुआ है। लोगों के ऊपर मेहनत करते रहते, अबे पहले बीज तो डाल। समझ में आ रहा है आपको? तो ये बीज डालना बहुत जरूरी है। सोच उसके दिमाग में लाना बहुत जरूरी है। सभी लोग कभी ना कभी मैकडोनाल्ड्स में गए होंगे। मैकडोनाल्ड्स के कितने आउटलेट है पूरे वर्ल्ड में? मैकडोनाल्ड्स के पूरे वर्ल्ड में कितने आउटलेट है? 40,000 से ज्यादा। कितने? जब उसके फाउंडर को पहली बार किसी ने पूछा था कि आप जिंदगी में पहली बार सफल कब हुए, तो उसका जवाब था, मेरे जेब में 1 रुपया भी नहीं था और पब्लिक गार्डन में मैं ऐसे ही लेटा लेटा सोच रहा था कि क्या दुनिया में मैं मेरे नाम की चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स ओपन कर सकता हूं। बोले पहली बार उसी वक्त सफल हो गया था जब यह विचार मेरे दिमाग में आया था। सो हर चीज दुनिया में 2 बार बनती है, पहले दिमाग में फिर वास्तविक दुनिया में। बोलो 3 बार बोलो, पहले दिमाग में फिर वास्तविक दुनिया में। समझ में आया? दुनिया का पहला प्लेन किसी ने नहीं बनाया, वो तो किसी के दिमाग में पहले बना, उसके बाद दुनिया में आया। समझ में आ रहा है आपको? सो दिमाग में ही सफलता नहीं है तो दुनिया में कैसे आएगी? अच्छा, ये तो हो गया सोच। अब सोच का कितना जबरदस्त पावर है, इसके ऊपर एक बहुत ही सुपर डुपर हिट मूवी बनी थी बॉलीवुड में, ओम शांति ओम। कितने लोगों ने देखी थी? उस मूवी का एक बहुत फेमस डायलॉग था, याद है? क्या था वो? अगर किसी भी चीज को शिद्दत से चाहोगे तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाएगी। इसका मतलब क्या होता है? अगर हम कुछ भी चीज यहां से सोचते हैं तो पूरी कायनात, कायनात क्या है? यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स हमें उससे मिलाता है सिर्फ सोचने पर, सिर्फ सोचने पर। तो सफलता के लिए अगर हम सोच रहे हैं तो यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स यानी हमारे आसपास की दुनिया, हमारे आसपास की दुनिया यानी हमारे सामने, ऊपर नीचे दाएं बाएं जो हमारी ये दुनिया है, यही हमारा यूनिवर्स है कि नहीं? तो कायनात को बताना भी तो पड़ेगा ना, ओ कायनात मैंने सोच लिया है, मेरे को सफल कर। समझ में आ रहा है? कायनात को क्या करना पड़ेगा? बताना पड़ेगा। बताया कभी? बताया तो क्या है? नंबर बताओ। बोल रहे 1111। कायनात को कैसे बताया जाता है मैं आपको बता रहा हूं। इसके लिए कोई मोबाइल डायल नहीं करना पड़ता है, बट आपको बोलना पड़ता है एक्शन के साथ। आपका बॉडी और आपका माइंड कनेक्ट करके आपके आसपास की यूनिवर्स को आपको बताना पड़ता है कि मैंने सोच लिया है कि मैं सफल होके रहूंगा या सफल होऊंगा। राइट? तो ये बताना कैसे है? तो एक एक्शन के साथ है। अब आप लोग सीखना शुरू करेंगे जो पहली बार यहां पर बैठे हैं। ठीक है? सोच, हम किसी को कहते हैं मैं सोच रहा हूं, तो उस वक्त हम एक्शन कैसे करते हैं? ऐसे सोचते दिमाग से है ना। तो चलो हाथ खाली कर दो, सब लोग हाथ फ्री करो, मोबाइल बुक सब साइड में रख दो और दोनों हाथ यहां पर लगा के आपको बोलना है सोच। आवाज भी आनी चाहिए, सोच। और एक बार सोच। ओके, अब कायनात कहां है? सामने, लेफ्ट, राइट, ऊपर, नीचे और फिर सामने। पीछे नहीं है। पीछे ऐसा कहा जाता है कि हमारा अतीत होता है, पास्ट, और पास्ट कोई नहीं बदल सकता। भगवान भी हमारा अतीत नहीं बदल सकते, क्योंकि जो हो चुका वो हो चुका। 1 जनवरी तक आपकी लाइफ में, आपके पे आउट में, आपका इनकम, आपकी टीम, आपका ज्वाइनिंग जो हो रहा था उसको कोई नहीं बदल सकता। लेकिन अब से क्या होगा ये आपके हाथ में है। राइट? सो करना क्या है? कायनात को बताते हैं 2 बार सामने, लेफ्ट, राइट, ऊपर, नीचे, सामने, इसी तरह से बोलना है। ठीक है? कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। सोच, सोच, लेफ्ट, सोच, सोच, राइट, ऊपर, नीचे,
सामने। वंडरफुल, सबका बात हो चुका है कायनात से, ठीक है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है ये क्या है, समझ नहीं आया। इसे कहा जाता है सक्सेस रिचुअल। क्या कहा जाता है? अच्छा, अभी इसको भी थोड़ा समझा देता हूं। हम सब अलग अलग धर्म को अगर मानते हैं तो हर धर्म में अपने भगवान या ईश्वर या अल्लाह की जो हम इबादत करते हैं या पूजा करते हैं उसका एक रिचुअल होता है कि नहीं? क्या होता है? जैसे कुछ लोग आरती करते हैं, भजन गाते हैं, कुछ लोग नमाज पढ़ते हैं, कुछ लोग चर्च में जाते हैं। ये सब क्या है? रिचुअल है। ये रिचुअल्स किसके लिए है? समझ में आ रहा है उसको? ओके। हम सभी के जिंदगी के हाइजीन रिचुअल होते हैं। बॉडी को साफ सुथरा रखने के लिए रोज हम एक रिचुअल को फॉलो करते हैं कि नहीं? क्या है वो रिचुअल? सुबह उठकर ब्रश करना, स्नान करना, शेव करना, नाखून काटना, ये जब जब जरूरत पड़ती है तब करते हैं। यस और नो? ये हाइजीन रिचुअल है। हमारा सबका फूड रिचुअल है। आप सुबह में ब्रेकफास्ट करते हैं, चाय पीते हैं, लंच करते हैं, सब रिचुअल्स है कि नहीं? सफलता का कोई रिचुअल ही नहीं है। तो ये जो आप कर रहे हैं ना, ये सक्सेस रिचुअल है। आपको कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, कोई लीडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये रिचुअल आपने अपने आप करना शुरू कर दिया तो। समझ में आ रहा? तो मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या आपने सोचा है कि आप सफल हो सकते हैं? ओके, सो अब वो पहली बार ठीक है 50% लोगों ने नहीं बताया था, बट एक बार तो गलती होती है। अब मेजोरिटी लोगों ने हाँ बोल दिया तो आपको सीढ़ी मिल गई। दूसरा सवाल क्या है? आर यू डिटरमिन्ड? मतलब संकल्प। सोच विचार है, विचार बदल भी जाता है। इसीलिए वो स्नेह सर कहते थे ना, क्या? टिके रहो। वो टिका तभी रहता है जब उसने क्या सिर्फ सोच लिया है तो नहीं टिका रहेगा। उसको क्या लेना पड़ेगा? संकल्प। जैसा तैसा नहीं, दृढ़ संकल्प। कैसा? दृढ़ संकल्प। यानी कि अगर आपने सोचा है कि जो एक कितने 1000 करोड़पति जो बनाने का प्लान है, उसमें क्या आपका नाम है? सुना कितनी आवाज आई? गिन के 10-15 आई। ये मोटिवेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि अंदर भले बाहर आवाज निकल जाए, अंदर भी पता है यार क्या करोड़ है या क निकल जाएगा तो इट डजंट हैपन विथ मोटिवेशन। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सोच हो गई, अब संकल्प लेना पड़ेगा। संकल्प का मतलब क्या? किसी भी परिस्थिति में मैं ये करके रहूंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। इसे बोला जाता है दृढ़ संकल्प। वो शाहरुख खान की मूवी से सीखे थे, संकल्प सीखते हैं सलमान खान की मूवी से। उसका भी डायलॉग है क्या? एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, लेकिन लीडर की सुनने की, क्योंकि लीडर आपको गाइड करता है। नहीं, पहले सिर्फ मैं यही डायलॉग बोलता था। तो दूसरे दिन कुछ लीडर का फोन आया, सर आपने क्या सिखा दिया, आजकल कोई सुनता ही नहीं। क्यों? बोले वो गज्जर साहब ने बताया था, एक बार कमिटमेंट कर ली, खुद की भी नहीं सुनता, आपकी क्यों सुनूं? इसलिए भी पीछे मैं ऐड करता हूं क्या? लीडर की सुनने की। समझ में आया? तो संकल्प लेना पड़ेगा। अब आप में से कितने लोग हैं जो फुल टाइम ये नेटवर्क में जुड़े हैं? फुल टाइम नहीं, चिल्लाना नहीं है, इजी। ये मोटिवेशन वाली बात नहीं है। हाथ नीचे। यहां 15% लोग ही है जो फुल टाइम नेटवर्क में, यानी 85% लोग ऐसे हैं जो साथ में कुछ और भी करते हैं। हाँ या ना? गलत कुछ नहीं है, लेकिन अब समझने की कोशिश करो। जिसने हाथ ऊपर नहीं किया वो या तो नौकरी करता है या बिजनेस करता है या कोई प्रोफेशनल है, इसके अलावा और या बेकार होगा। ठीक है, बेकार है तो फुल टाइम हुआ ना नेटवर्क। ठीक है, ओके। अब लेकिन उसको भी पता नहीं हाथ ऊपर करूं कि नहीं करूं। नाउ सुनो, जब कोई इंसान जॉब करता है, बिजनेस करता है, घर से कितने बजे निकलता है? अप्रोक्सीमेट एवरेज 8, 8:30, 9 बजे। मुंबई जैसा शहर है, 2 घंटे का ट्रैवल है, तो शायद 7:30, 8 बजे निकल। और रात को कितने बजे आता है? और फिर बोलता है मैं करोड़पति बनूंगा। कब बनेगा? जज्बा है उसका, वक्त तो होना चाहिए, एनर्जी तो बचना चाहिए। यानी अगर इंसान सुबह नौकरी करने के लिए गया या अपने बिजनेस में गया, सुबह 9 बजे निकलेगा, शाम को मान लो 8 बजे आ जाता है,
8 बजे क्या नौकरी में पूरा दिन बैठा तो नहीं रहा था, उसने पूरा दिन काम किया होगा, कुछ ट्रैवल किया होगा, लोगों से मिला होगा, बात किया होगा, कंप्यूटर पे काम किया होगा, दिमाग थकता है, शरीर थकता है कि नहीं? और शाम को आकर बैठता है और फिर सोचता है यार अरे बोला तो था कि जाने का है, टिके रहने का है, सब कुछ है, लेकिन अब परिस्थिति नहीं है तुम्हारे पास, बॉडी हाँ ही नहीं बोल रहा है, और ऊपर से किसी ने मस्त टेलीविजन में एक अच्छा सा वो कॉमेडी प्रोग्राम या कोई मूवी चालू कर दिया, चलो अच्छा मजा आया, वो कल जाते हैं और अपना आज का कार्यक्रम, इसको हम दृढ़ संकल्प बोलते हैं ना। ऐसे संकल्प लेने वाले यहां बैठे हैं तो कहां से आएगा संकल्प का मतलब क्या? I mean, सुबह में अगर मान लीजिए आपने किसी की अपॉइंटमेंट ली है तो शाम को जाना ही जाना है। नहीं, सुबह अपॉइंटमेंट ली है ऐसा मैंने बोला। आज के जमाने में आप ऐसे ही किसी के घर पे नहीं जा सकते। आज के जमाने में तो आप कोई संडे भी किसी के घर पे जाते हो तो भी फोन करके जाना, भाई तुम हो ना घर पे तो हम आते हैं, है कि नहीं? आज के जमाने में यू कैन नॉट गो विदाउट एन अपॉइंटमेंट, और जाओगे तो बहुत ही अनप्रोफेशनल लगेगा। सो एटलीस्ट यू टेक एन अपॉइंटमेंट। अच्छा मान लो आपने सुबह में किसी को पहला कॉल कितने बजे शुरू किया जा सकता है? आप नेटवर्किंग के बिजनेस में है ना, ठीक है, आपका काम कितने बजे शुरू होता है? ये दिख रहा है, देखो अनुभव नेटवर्किंग का। यार आपको किसी के घर पे नहीं जाना है ना, आपको तो एक फोन करना है ना, बात ही करनी है, सुबह तो टाइम लेना है। कितने बजे पहला फोन कर सकते हो? अगर गलती से 9:30 के बाद फोन करोगे ना तो बोलेगा क्या है, बोल जल्दी बोल, ऐसा ही बोलेगा। क्या बोलेगा? बोल जल्दी बोल, क्या है? अरे ऑफिस जाने का टाइम हो गया, देर हो गया, ये है, ट्रैफिक में खड़ा हूं, ऐसा कुछ भी बोलेगा। आपको उसको सही अटेंटिव टाइम आपको चाहिए तो आपको कॉल करना पड़ेगा। डिपेंड करता है कि वो किस तरह का काम करता है, बट एटलीस्ट 9 बजे पहले या इवन 8:30 के आसपास, 8 साढ़े 8 बजे आप कॉल कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो पहला कॉल आप वहां पर शुरू करोगे, और आपने पहला कॉल किया और कोई कहता है, फिर आप उसको बोलते शाम को मैं कितने बजे आऊं, तो वो कहता है नहीं यार मेरा तो नौकरी ऐसा है ना, मैं रात को 10:30 11 बजे के आसपास मैं घर पे पहुंचता हूं। बुलाएगा उसके बाद? ऐसा कोई तुमको बोलता है और वो रहता है आपके घर से 2 घंटे की दूरी पर, आप जाओगे? देखा, संकल्प दिख रहा है सबका। मैं सिर्फ एक काल्पनिक परिस्थिति दे रहा हूं, उसमें हां बोलने की भी हिम्मत नहीं होती। क्यों? ये सोचते 11 बजे जाने का, यानी मेरे को 9 बजे निकलना पड़ेगा, 11 बजे मैं उसके वहां जाऊंगा, 2 घंटे जाने का डिस्टेंस है, ट्रैफिक में ये सब मिलाकर करीबन 70 किलोमीटर। मेरी गाड़ी एवरेज देती है 9 की, 10 की भी गिनूं तो 7 लीटर, यानी 700 रुपया जाने का, 700 आने का। उसने ना बोला तो वहीं संकल्प का जूस निकल गया। आपके चेहरे मुझे कुछ इशारा कर रहे हैं, सबको लग रहा है हाँ साला मैं ऐसा ही हूं। और ये जो रियल लाइफ सिचुएशंस है ना, ये आपको कोई मोटिवेटर नहीं बताएगा। समझ में आ रहा है? ये प्रैक्टिकल बात मैं आपको कर रहा हूं क्योंकि मैंने सेल्स किया हुआ है। एक बात समझ लो, अगर वो फोन करता है ना कि मैं तो रात को 11 बजे आता हूं, बोल आएगा? तो क्या बोलोगे? मैं ना बोलूंगा। गूगली आई ना, सुनो, मैं उसको क्या बोलूंगा? नहीं, मैं 11 बजे नहीं आऊंगा। क्यों? अरे पूरा दिन मेहनत करके आप थक के आए होंगे, आप आ जाओ 11 बजे, थोड़े फ्रेश हो जाओ, खाना वाना खा लो, मैं 11:30 को पहुंचता हूं। क्या बोलने का? मैं 11:30। और अगर उसने गलती से भी हाँ बोल दिया, याद रखना वो कंफर्म ज्वाइनिंग है। क्यों? रात को 11:30 बजे कोई टाइम पास करने बुलाता नहीं। कुछ लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगा। ये टाइमिंग याद रखना, ये बिजनेस के जो कुछ टाइमिंग्स होते हैं ना, जब आपको लगता है कि ये टाइम क्या बिजनेस करने का है, एक्चुअली वो टाइमिंग मैक्सिमम ज्वाइनिंग का है। कोई बोले मैं सुबह में मैं तो 8 बजे निकल जाता हूं, तू 6:30 बजे आ सकता है? हाँ आऊंगा। आपने ये ऑड टाइमिंग पे काम करना अगर शुरू कर दिया, आप देखोगे लोग आराम से बैठते बात करते हो। पता मजे वाली बात क्या है? रात को 11 11:30 बजे किसी को प्रेजेंटेशन देते हो ना, एक फोन नहीं बजेगा उसका पूरा ध्यान, फैमिली में डिस्टर्ब करने वाले बच्चे होंगे वो भी सो गए होंगे और आपको फुल अटेंशन मिलेगा।
और उस टाइम पे आपको बिजनेस करना है। समझ में आया आपको? और संडे क्या होना चाहिए? संडे तो सुबह में 8 से 8:30 का एक अपॉइंटमेंट, 8:30 से 9 का दूसरा अपॉइंटमेंट, 9:30 से 10 का तीसरा। अगर आप 1-to-1 मीटिंग्स में मिलने जाते हैं तो, अगर ग्रुप मीटिंग करते हैं तो फाइन, आप एक जगह पे लोगों को इकट्ठा कर सकते हो। बट अगर 1-to-1 है, अगर संडे, मैं जब फील्ड पे काम करता था, संडे सुबह 8 से लेकर दोपहर के 2 बजे तक, क्योंकि संडे आप देखोगे जनरली लोग लंच भी आराम से करते हैं, टेलीविजन देखते हैं फैमिली के साथ, सब पूरा परिवार साथ में बैठकर लंच करता है। तो सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक हर आधे घंटे के स्लॉट में एक अपॉइंटमेंट रखता था। क्यों? 8 से 9 के बीच में 2 अपॉइंटमेंट रखा, एक कैंसिल हुआ तो दूसरा है। हम फ्री नहीं रह सकते। संडे इज अ गोल्डन डे। मैं फिर से बता रहा हूं, संडे इज अ गोल्डन डे। तो 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 6 घंटे। 6 घंटे में आपके पास 12 अपॉइंटमेंट फिक्स रखते थे और 6 लोगों को जाकर प्रेजेंटेशन देने का और मिनिमम 3 से 4 पेमेंट उठाकर आने का। ये मेरा संडे का प्लान होता था। पूरे हफ्ते में मेहनत करके जितना बिजनेस नहीं आ सकता है, उतना संडे फर्स्ट हाफ में मैं बिजनेस निकाल लेता था। अच्छा, 2 से लेकर 5 तक लोग दोपहर को सो जाते हैं संडे, तो 5 बजे तक, 5 बजे के बाद फिर से अपॉइंटमेंट शुरू, तो रात के 9, 9:30 बजे तक अपॉइंटमेंट लेना है। अब कुछ लोग क्या बोलते हैं, सर संडे तो फैमिली के साथ लोग घूमने जाते हैं। पूरा शहर नहीं जाता है। कुछ लोग सुबह में घूम के आते हैं, शाम को घर पे मिलेंगे। आपको तो 2-3 लोगों की ही अपॉइंटमेंट चाहिए। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है? अरे संडे कैसे काम करेंगे, लोगों की छुट्टी होती है। पूरी दुनिया छुट्टी नहीं मनाती है। एक वक्त 1 घंटे का समय तो आपको कोई भी दे सकता है। क्लियर? तो अपॉइंटमेंट्स आपको संडे को रेडी रखने हैं। और कहने का मतलब क्या है? संकल्प रखोगे तो छुट्टियों के ऊपर काम करोगे। करोड़पति ऐसे नहीं बना जाता है। अगर आप आने वाले 3 या 6 महीने के अपने इतवार को या अपने हॉलीडेज को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, तब जाके सफलता आएगी। और उसे कहा जाता है संकल्प। समझ में आ रहा है? संकल्प का मतलब क्या? जब हम उपवास करते हैं, वो भी एक संकल्प है कि कितना भी भूख लगे, रोज 2 टाइम खाने की आदत है, उपवास किया है तो कुछ भी मुंह में नहीं डालते। कहने का मतलब है जरूरत होने के बावजूद हम नहीं करते। इतना कंट्रोल हमें रखना पड़ता है। वैसा ही कंट्रोल फील्ड वर्क में भी रखना पड़ेगा, काम करने में भी रखना पड़ेगा। समझ में आया आपको? अब मान लो कि आप शाम को 8 बजे थक के आए और आपको लगेगा आज मूड नहीं है, तो क्या करोगे? तो क्या करोगे? आपको जानना है, एक ऐसा तरीका है कि अगर आपने अपॉइंटमेंट लिया है और शाम को आपका मूड हो ही नहीं, तो भी आप निकलोगे, जाओगे और क्लोज करके आओगे। कितने लोगों को वो तरीका जानना है? जानना है? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। बहुत ही सिंपल है बट बहुत पावरफुल टेक्निक है। जब आप शाम को 8 बजे, सुनना ध्यान से, और जिसे पता है वो बीच में नहीं बोलेगा। शाम को 8 बजे जब आप काम करके आते हैं और आपको मूड नहीं है काम करने के लिए निकलने का, अपने नेटवर्क के बिजनेस को डेवलप करने के लिए टाइम देने का मूड नहीं है, तो आपको क्या करना है? अपने घर में, सबके घर में एक फुल साइज मिरर होता है कि नहीं? जो ड्रेसिंग मिरर हम बोलते हैं, उसके सामने जाकर आपको खड़े रहना है। ठीक है? और अब जो मैं एक्शन कर रहा हूं वैसा आपको करना है। आप अपना राइट हैंड ऊपर कीजिए, अपनी फर्स्ट फिंगर ऐसे रखिए, अब इसे ऐसे रखिए, ऐसे ऐसे। अब मिरर में भी यही दिखेगा आपको। कौन दिख रहा है मिरर में आपको? खुद दिख रहे हैं आपको? ठीक है, तो आपको अपनी नजर से नजर मिलानी है मिरर में। ठीक है, तो इमेजिन करो कि आप मिरर में अपने नजर के सामने नजर मिला रहे हो। अभी वैसे रखो और अपनी उंगली आपकी ऐसी है। ठीक है, अब ये टेक्निक क्या है पता है? आपने अपने आप को देखकर अपनी उंगली ऐसे रखी है, फिर आपको जो मैं कर रहा हूं वैसे आपको करना है। ठीक है, आपको क्या करना है? चल निकल, चल निकल, बोलो सब, चल निकल, चल निकल। बस इतना कर दो, इतना कर दो। और देख लो फैमिली में एक आध कोई आपको देख ले, बस। समझ में आ रहा है? बैठो। बीवी को मत बोलना। आपको लग रहा है ये ऐसा करने का, इसके भी बहुत फायदे है। एक बार मैंने एक कॉर्पोरेट में ट्रेनिंग दी, तो जब दोबारा मैं उनकी ट्रेनिंग के लिए गया तो एक एम्प्लॉय आकर कहता है, सर इट इज अ वंडरफुल टेक्निक। बोले क्या? मैं तो निकल गया लेकिन मेरे बेटे को भी फायदा हो। मतलब कैसे? तो एक बार बोले, पहली बार जब मेरा मूड नहीं था तो मैं अपने आप के सामने मिरर के सामने खड़ा रहकर मैंने बोला चल निकल। ऐसे 2 बार बोला तो मेरा बेटा मेरे को देख रहा है और पूछ रहा है, पापा ये क्या कर रहे हो? तो मैंने अपने बेटे को बताया कि बेटा आज काम करने का मूड नहीं है, बट करना तो पड़ेगा। तो मूड नहीं है तो मैं अपने आप को ऑर्डर दे रहा हूं कि तू निकल। तो ऐसा मैंने किया। मैं कहा अच्छा है।
फिर बेटे को क्या फायदा हुआ? बोले कुछ नहीं। 3-4 दिन के बाद ऐसा वो एक दिन शाम को मैं घर पे आया तो मेरी वाइफ कहती है आज तो जबरदस्त हो गया। बोले क्या? बोले आप उस दिन मिरर के सामने ऐसे कर रहे थे ना। बोले हाँ। बोले आज अपना बेटा था ना, उसको मैंने बोला कि पढ़ने बैठ, तो उसका पढ़ने का मूड नहीं था। मैं फिर भी बोला पढ़ने बैठ, बोले मूड नहीं है। फिर अचानक खड़ा हुआ, मिरर के सामने ऐसे खड़ा रहा, बोले पढ़ने बैठ, पढ़ने बैठ, और फिर चुपचाप पढ़ने बैठ गया। बोले सो संकल्प का मतलब समझ में आ रहा है? एक बार कमिटमेंट कर ली, किसी की भी नहीं सुनता, समझ में आ रहा है ना? इसीलिए खुद को बोलना पड़ेगा तू, और एक बार क्या, समझ गए? ठीक है, तो क्या आप संकल्प लेंगे? तो संकल्प का एक्शन कैसा होगा? सोच का ऐसा है तो संकल्प का कैसा होगा? दोनों हाथों से, ठीक है, हाँ ऐसे, कम ऑन एवरीबॉडी, संकल्प। संकल्प ढीला ढीला नहीं होता, एकदम मजबूत जोश के साथ बोलना पड़ता है। कम ऑन एवरीबॉडी, समझ गए? कायनात को बताते हैं। रेडी? 2 बार सामने, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, सामने, स्टार्ट। लेफ्ट, राइट, ऊपर, नीचे, सामने। समझ गए? अब दोनों एक साथ करेंगे, दोनों एक साथ। सोच, संकल्प, सोच, लेफ्ट, राइट, ऊपर, नीचे, सामने, स्पीड में, सोच, संकल्प, सोच, संकल्प। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। अगर संकल्प नहीं लिया तो देखो ये क्लियर? आपने संकल्प लिया तो एक और सीढ़ी आपको मिल गई। और तीसरा सवाल क्या है? आर यू प्रिपेयर्ड टू वर्क? हार्ड वर्क करने के लिए तैयार है? ऑलरेडी बहुत डिटेल में मैं बता चुका हूं कि हार्ड वर्क का मतलब क्या है। सुबह 8 बजे आप शुरू करो, रात के 10, 11, 12 बजे तक आपको काम करना है। यू शुड कंटिन्यूअसली डू द हार्ड वर्क। अपना जो फ्रेम ऑफ माइंड है ना, उसको चेंज करो। जो सालों से आपके दिमाग में मान्यताएं बनी है ना कि 9 बजे काम शुरू करो, 8 बजे खत्म कर दो, ये मान्यताएं दुनिया की हकीकत नहीं है। आज दुनिया 365 दिन 24/7 कहीं ना कहीं सब कुछ चलता रहता है। देख रहे हैं कि नहीं? रेस्टोरेंट्स, कैफेज, बहुत सारी चीजें चलती रहती है। रात रात भर लोग बहुत सारा ऑनलाइन बिजनेस करते रहते हैं। तो अभी बिजनेस करने के टाइमिंग फिक्स नहीं है। अभी जो लीगल का हमें रवि जी बता रहे थे, वो ये कहते थे कि वो सागर जी को जब मिले तो वो रात को लेट तक, सिर्फ आपका अनुभव नहीं है। कल रात को मैंने भी उनके साथ डिनर किया 3:15 बजे। कुछ लोग थे ना, आप लोग निकले तब कितने बजे थे? 2 बजे आप लोग निकले थे, हम 3:15 बजे तक डिनर कर रहे थे। समझ में आया आपको? उसके बावजूद मॉर्निंग 8-8:30 वी आर रेडी वर्किंग। सो जो दिमाग में जो नक्शे हैं ना आपके, वो नक्शों को बदल दो। जो मान्यताएं हैं वो मान्यताओं को बदल दो। क्योंकि याद रखना, आपकी मान्यता दुनिया की सच्चाई नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपकी जो मान्यता है या जो सोच है, जो आपकी बिजनेस ऐसे ही होता है, जरूरी नहीं है कि दुनिया की सच्चाई वो ही हो। कई साल पहले लोग ये मानते थे कि ये जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी ये फ्लैट है। फ्लैट क्यों? क्योंकि जब इंसान को पता नहीं था, वो देखता था तो जमीन ऐसे ही दिखती थी, तो वो क्या समझता था? पृथ्वी फ्लैट है, एक वो सॉसर की तरह। लेकिन जब सच्चाई पता चली तो क्या निकला? लेकिन जब तक सच्चाई पता नहीं थी, तब तक मान्यता क्या थी? बताओ, कि फ्लैट है। और ऐसी बहुत सारी मान्यताओं के साथ हम पैदा हुए हैं। और ये मान्यताएं हम जब पैदा हुए ना, बड़े हो रहे थे, तब हमारे दिमाग में डाली गई। एक और मान्यता है खाने के बारे में।
जो वेजिटेरियन फैमिली में पैदा होता है उसके दिमाग में एक बिलीफ सिस्टम डाला जाता है कि खाना सिर्फ वेज है। क्या दुनिया की सच्चाई वो है कि खाना सिर्फ वेज है? ना बोलने में भी झिझक हो रही है वेज वाले को। तो नॉनवेज वाले के दिमाग में वो बचपन में एक नॉनवेज फैमिली जो घर में नॉनवेज खाया जाता है, उस बच्चे के दिमाग में मान्यता डाली जाती है कि भाई ये सब भी खाया जा सकता है। समझ में आ रहा है? तो कौन सा बच्चा सही है? कौन सा बच्चा सही? कितने लोग प्योर वेज है? ठीक है, दोनों सही है ना। रात को आपके लिए चिकन है, भूखे रहोगे बट खाओगे नहीं। क्यों? मान्यता है। समझ में आ रहा है? अब आप सोचेंगे से, अब यही दो बच्चे समझो, एक वेजिटेरियन फैमिली का, एक नॉनवेज फैमिली का बच्चा, दोनों बच्चे बड़े हुए, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। होते हैं ना स्कूल में बच्चे, दोस्त होते हैं, एक ही बेंच पर बैठते हैं, एक ही टीचर उन्हें सिखाते हैं। और एक दिन साइंस की टीचर आकर क्या कहती है? बच्चों आज हम पढ़ेंगे डाइट के बारे में। क्या पढ़ेंगे? और टीचर कहती है हमारे डाइट में क्या होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स। और प्रोटीन हमें सबसे ज्यादा मिलता है चना खाने से, स्प्राउट्स खाने से। तो वेजिटेरियन बच्चा क्या बोलेगा? चना, आज मेरी मम्मी ने मेरे को टिफिन में चना दिया है। और थोड़ी देर के बाद टीचर कहती है चने से भी ज्यादा प्रोटीन मिलता है एग्स खाने से। जैसे टीचर ने ये बोला, वो नॉनवेज वाला बच्चा क्या कहता है? एग्स। आज सुबह ही ऑमलेट खाकर आया। और अभी इसके मुंह से ये वाक्य निकला, वो चने वाला लड़का क्या कहता है? छी, एग खाना पाप है। बोलेगा कि नहीं? कौन सा बच्चा सही है बोलो? जवाब ही नहीं है। क्यों? क्या जवाब दूं समझ में ही नहीं आ रहा है। अब समझ रहे हो ना आपकी मान्यताएं क्या है? सो मान्यता हमारी मान्यता सच्चाई नहीं है। मैं और इसकी गहराई में जाऊंगा ना तो आपका दिमाग सुन पड़ने लगेगा कि मैं बोल क्या रहा हूं। ये सारे माइंड की गेम्स है, जो ये सारा हमारा प्रोग्रामिंग करके हम लोग बड़े हुए हैं। समझ में आ रहा है आपको? चलो एक प्रैक्टिकल करते हैं। खड़े हो जाओ, एक दूसरे से दूर खड़े रहो, टच नहीं होना है। मोबाइल नीचे रख दो, मोबाइल सोफे पे या चेयर पर रख दो। और ये प्रैक्टिकल आंखें बंद करके करना है और एक दूसरे से दूर खड़े रहना है, ताकि आप बंद आंखों से, जब आप आंखें बंद करें तो बाजू वाला को आपका बॉडी टच होना नहीं चाहिए। ठीक है? सुनना अभी एक ऐसा जबरदस्त प्रैक्टिकल होगा कि आपको बहुत सी चीजें आपके दिमाग से क्लियर हो जाएगी। ओके, दोनों हाथ साइड में रखो, हाथ को बांधना नहीं है, दोनों हाथ साइड में रखो। और जब मैं कहूं तब आप सब लोग अपनी आंखें बंद करेंगे। ठीक है? और आंखें बंद रखते रखते मैं आपको कुछ करने के लिए कहूंगा। गलती से भी आंख खोलनी नहीं है। अब जब मैं कहूं तभी आप आंखें खोलेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, सीधे खड़े रहो। ओके, दोनों हाथ साइड में एंड क्लोज योर आईज। गलती से भी कोई अपनी आंख थोड़ी सी भी खोलकर नहीं देखेगा। आंखें बंद। अपनी आंखें बंद रखते हुए ही आपको अपने शरीर को उस दिशा में घुमा देना है, या उस दिशा में घूम जाइए जो दिशा आपके हिसाब से नॉर्थ दिशा है। उत्तर दिशा की ओर घूम जाइए। आंखें बंद रखिए, ईमानदारी के साथ आंखें बंद रख के उत्तर दिशा की ओर घूम जाइए। वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल। घूम जाइए उत्तर दिशा की ओर। वंडरफुल, वंडरफुल। आंखें बंद रखिए और मैं एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब आपको बोल कर देना है। आंखें बंद रखनी है आपको। उत्तर दिशाएं कितनी है? ठीक है, आंखें खोलिए, अपनी उत्तर देखिए और आजू बाजू की उत्तर देखिए। एक भाई साहब ऐसे खड़े, उत्तर इधर है, दूसरा उसके सामने पीठ करके खड़ा, उत्तर इधर है। एक जगह पर तो मैं देख रहा हूं दो आमने सामने खड़े, वो बोले उत्तर इधर है, बोले उत्तर इधर है। उत्तर कितना है? नॉर्थ कितना है? आप जिस दिशा में मानकर खड़े रहे हैं ना, वो जरूरी नहीं है, हकीकत है। राइट? बैठिए, बैठिए। ऑलराइट, सो
काम करने की जो मान्यताएं हैं उसको बदलो, हार्ड वर्क करने के तौर तरीके उसको बदलो, थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करो। और स्मार्ट वर्क करने का मतलब है कि रिजल्ट जनरेटिंग एक्टिविटीज करो, रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज करो। ऐसे काम मत करो जिसमें पैसा नहीं बनता है, वो ही काम करो। आपके घर में से कोई आपको बोलेगा चलो मार्केट में जाते हैं, थोड़ा सब्जी लेके आते हैं, 1-1.5 घंटे का टाइम चाहिए। अब वो टाइम देना कि नहीं देना आपको सोचना है, क्योंकि 1-1.5 घंटे में आप किसी को जाकर बिजनेस प्रेजेंटेशन दोगे तो पूरे महीने की सब्जी का पैसा निकल जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो ऐसे काम मत किया करो जो काम आपके लिए रेवेन्यू जनरेट नहीं करते। राइट? सो हार्ड वर्क करने का मतलब ये नहीं है कि वो गधे की तरह काम करते रहे, बट आपको पता होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हो वो काम आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है कि नहीं दे रहा है। और हार्ड वर्क कभी कभी करना है कि हमेशा? हमेशा करना है। ठीक है? जैसे जैसे नेटवर्क में ग्रो होंगे, काम करने के प्रकार बदलेंगे। पहले खुद काम करोगे, फिर दूसरों को सिखाओगे, फिर उनके सपोर्ट करोगे, फिर उनको लीड करोगे, ट्रेन करोगे। नेटवर्क में जैसे जैसे ग्रो होते हो, काम करने के प्रकार भी आपके बदलते रहते हैं। ठीक है? तो हार्ड वर्क का एक्शन कैसा होगा बताओ? हार्ड वर्क का एक्शन कैसे होगा? ठीक है? ऐसे, कम ऑन एवरीबॉडी, हार्ड वर्क बोलो। हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, लेफ्ट, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, राइट, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, ऊपर, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, नीचे, सामने, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। समझ गए? कुछ लोगों का ऐसे हार्ड वर्क चल रहा है, रिवर्स गाड़ी भैया, आगे घुमाओ। क्लियर? तीनों एक साथ करेंगे, लेकिन गौर से, ये सक्सेस रिचुअल है, ध्यान रखना। कुछ लोग क्या करते हैं पता है? सोच, संकल्प, हार्ड वर्क। अगर बॉडी और माइंड ने साथ नहीं दिया तो कायनात गई। समझ गए? रेडी? सीधे बैठो, सीधे बैठो। कम ऑन, स्टार्ट। सोच, संकल्प, हार्ड वर्क, सोच, लेफ्ट, राइट, ऊपर, नीचे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सामने, स्पीड में, सोच, संकल्प, हार्डवर्क, सोच, संकल्प, हार्डवर्क, सोच, संकल्प, हार्डवर्क, सोच, संकल्प। वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल। जिसने हार्डवर्क नहीं किया, ये हार्डवर्क करोगे? सीढ़ी मिल गई। चौथा सवाल क्या है? किससे रखनी है ऑनेस्टी? काम से, कंपनी से, टीम से, अपने आप से। क्यों? जो इंसान खुद से ईमानदार रहता है वो हमेशा हर काम ईमानदारी से करेगा। क्यों? क्योंकि हम पूरी दुनिया को बेवकूफ बना सकते हैं। याद करो वो दिन, हम सब ने कभी ना कभी छोटे मोटे गलत काम किए कि नहीं? याद करो वो दिन जब हम वो गलत काम करने जा रहे थे। जब वो काम करने जा रहे थे तब कहीं से आवाज आई थी, मत कर, ये गलत है। कहां से आई थी? और हमने क्या बोला? चुप। और वो काम कर दिया। हमेशा, भले वो काम कर दिया, किसी ने नहीं देखा, लेकिन आपको पता है कि आपने वो काम गलत किया। तो जब इंसान खुद से ईमानदार होता है तो वो सभी काम, कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, वो हमेशा काम सही तरीके से करेगा। नेटवर्क में बहुत सारे लोग सफल इसलिए नहीं होते, क्यों? आज किसी ने मुझे बोला ही नहीं काम करने के लिए, कोई देख ही नहीं रहा है, तो मैं क्यों करूं जैसे किसी और के लिए कर रहा है। यानी खुद ने वो संकल्प नहीं लिया है तो खुद ना तो वो हार्डवर्क करता है, ना ही वो खुद से ईमानदार होता है। और
ईमानदार खुद से नहीं रहने का मतलब है अपॉइंटमेंट लेने के बावजूद वहां जाना नहीं। किसी को बोला मैं तुम्हें मिलने आऊंगा, सपोर्ट करूंगा, इसके बावजूद सपोर्ट नहीं करना, यह सारा डिसऑनेस्टी है। और डिसऑनेस्ट लोग कभी भी आगे ग्रो नहीं करते। क्लियर? सो आपको ईमानदार रहना जरूरी है। हम सब के अंदर दो पर्सनालिटीज है। एक ऐसी पर्सनालिटी है जो आपको मेहनत, ग्रोथ, सफलता, हार्डवर्क ये करने के लिए प्रेरित करती है। और हम सब के अंदर एक दूसरी पर्सनालिटी है जो क्या कहती है पता है? अरे चलेगा, छोड़ना, कल करेंगे, जस्ट चिल। ऐसा है। हम किसकी बात ज्यादा सुनते हैं? कौन सी पर्सनालिटी की बात ज्यादा सुनते हैं? हम वैसे बनते हैं। समझ में आया आपको? दोनों पर्सनालिटीज आपके अंदर है। अगर किसी ने गलत बात को ज्यादा सुना तो बहुत बड़ा क्रिमिनल बनता है। समझ में आ रहा है? लेकिन जो अपने अंदर की सच्चाई को ज्यादा समझता है वो एक सही रास्ते पर सफल होता है। तो आप अपने अंदर की कौन सी पर्सनालिटी को ज्यादा सुनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये है आपकी ऑनेस्टी। क्लियर? कोई देख रहा है, नहीं देख रहा है, किसी सीनियर ने, लीडर ने आपको फोन किया, नहीं किया, आपको ईमानदारी के साथ जो करना पड़े अपने आप को सफल करने के लिए वो आपको करना चाहिए। क्लियर? दैट इज कॉल्ड सेल्फ ऑनेस्टी। और इसी के ऊपर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सीन है एक मूवी का, जिस मूवी का नाम था फरारी की सवारी। और उसमें एक बाप बेटा दोनों स्कूटर पे जाते हैं और जाते जाते बात कर रहे थे एक दूसरे के साथ, ध्यान नहीं रहा और ट्रैफिक सिग्नल रेड लाइट था, बात करते करते पता नहीं चला और वो सिग्नल ब्रेक हो गया। सिग्नल तोड़ दिया, जैसे ही बीच में पहुंचे, चार रास्ते के बीच में अचानक पता चला ओ माय गॉड रेड लाइट थी, और फिर भी हम तो निकल गए। आसपास देखते कि ट्रैफिक पुलिस है कि नहीं है, ट्रैफिक पुलिस था ही नहीं। अगर हमारे साथ ऐसा होता है तो हम सोचते हैं अरे यार आज कितना लकी दिन है, मैंने सिग्नल तोड़ा और किसी ने देखा ही नहीं। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ, ट्रैफिक पुलिस था ही नहीं। वो आगे गया दूसरे ट्रैफिक सिग्नल पर और वहां उसने देखा कि साइड में एक पुलिस वाला खड़ा है। स्कूटर उसके पास लेकर गया, अपने जेब से वॉलेट निकाला, पैसे निकालकर पुलिस को देता है और कहता है ये लीजिए, मैंने सिग्नल तोड़ा है, उसका फाइन। तो पता है पुलिस वाला क्या कहता है? मैं तो यहां खड़ा हूं, तुमने तो सिग्नल नहीं तोड़ा। बोले तुम जिस सिग्नल पे खड़े हो ना वो नहीं तोड़ा है, पीछे वाला सिग्नल मेरे से टूटा है। तो पुलिस वाला कहता है अबे वहां सिग्नल तोड़ा तो वहां पुलिस वाले को पैसा देना था, यहां क्यों आया? तो कहता है वहां कोई पुलिस वाला था ही नहीं। तो पुलिस वाला कहता है अबे कोई किसी ने तेरे को देखा ही नहीं तो घर चला जाना था ना, यहां क्यों आया? बोले किसी ने नहीं देखा, मैंने तो खुद को देखा ना। और तब पुलिस वाला उसे कहता है अबे हरिश्चंद्र की औलाद। क्या कहता है? कौन है ये हरिश्चंद्र? ईवायो में है। कौन है ये? राजा, सत्यवादी। कहां? मुंबई के? कहां के? बोलो। आपको ये भी नहीं पता है वो कहां के है? पता है, उसकी कहानी सबने बचपन में सुनी थी। इसके बावजूद वो फिल्म में या हमारे आसपास भी कोई सच्चाई की बात करता है तो इन्हीं का नाम आता है। हाँ या ना? इसे कहा जाता है कैरेक्टर। क्या कहा जाता है? कैरेक्टर, यानी कि चरित्र। उस राजा ने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा काम किया है ना कि उसकी पहचान सदियों के बाद आज के जमाने में 21वीं सदी में भी हम उनका जिक्र करते हैं। राइट? यानी कि सदियों के बाद कोई याद रखे, इंसान हाजिर है और उसको याद करे वो बात अलग है, आप ना हो और आपके पीछे कोई अच्छी बात करे, ये है आपकी पहचान, आपका कैरेक्टर। और अगर कैरेक्टर पावरफुल है तो आप डेफिनेटली ग्रो करते हैं और लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। समझ में आया आपको? और ईमानदारी अगर आप रखोगे तो कहीं ना कहीं एक पावरफुल कैरेक्टर आपका बनेगा। राइट? क्योंकि लोगों में एक इज्जत आप कमा सकोगे। सो ऑनेस्टी, क्या आप ऑनेस्ट रहेंगे? ऑनेस्टी का साइन कैसा है? हाँ, नहीं है उसको पहचानो, लेकिन ये कोई करता ही नहीं है। आपको हर कैंडिडेट जो आपकी टीम में जुड़ता है उसको इवेल्युएट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इवेल्युएशन, डायग्नोसिस करना है उसका। आप डॉक्टर के पास गए, आपको देखकर वो बोल देता है हाँ ये लो, ये दवाई ठीक हो जाएगा, ऐसा डॉक्टर दवाई दे देता है? नहीं। क्या करता है? चेकअप करता है, आपको सवाल पूछता है कि नहीं?
फिर आपके सवाल के ऊपर से वो जजमेंट लगाता है कि हाँ इसको ऐसा 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 हो रहा है, इसका मतलब इसको ये प्रॉब्लम हो सकता है। आपने ये कब किया? पूछा तक नहीं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, यस और नो? हम कभी करते ही नहीं है। ऐसे थोड़ी बिजनेस बनता है। सोचो, आपका खुद का एक बिजनेस है, भूल जाओ टेम्पररी कि आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। मान लो आपका कोई फैक्ट्री है या आपका कोई भी कंपनी है जिसमें आप किसी एम्प्लॉय को नौकरी पे रखने के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं। क्या करोगे आप इंटरव्यू में? क्या पूछते हो उसको, बताओ? आपको एक अकाउंटेंट को नौकरी पे रखने का इंटरव्यू में क्या पूछोगे आप उसको? बता बेटा तेरा क्वालिफिकेशन क्या है, पूछोगे कि नहीं? अगर वो बीएससी बोलेगा तो समझ में आ रहा है कुछ? तो पहले सवाल में ही आप क्या करोगे? अरे भाई अकाउंटेंट की नौकरी है, तू तो साइंस करके आया हुआ है, तेरे काम का नहीं है। अच्छा उसने बोला मैं बीकॉम करके आया हूं, फिर क्या पूछोगे? एक्सपीरियंस, कौन से सॉफ्टवेयर पर तूने काम किया है मेरे को बता। और वो बोलेगा मैं टैली के ऊपर काम करता हूं। अच्छा आपके ऑफिस में टैली नहीं है, आपने कोई दूसरा ईआरपी लगा के रखा हुआ है, जैसे आपका ई बायोटोरियम का भी सॉफ्टवेयर है ना, मान लो उस टाइप का कोई सॉफ्टवेयर है और वो अकाउंटेंट ने उस सॉफ्टवेयर में कभी काम किया ही नहीं है, तो उसको लेकिन सॉफ्टवेयर में काम करने का अनुभव है। अब उसको सॉफ्टवेयर दूसरा कैसे है वो सिखाना है। समझ में आ रहा है? कंप्यूटर आता है, अकाउंट्स आता है, सब कुछ आता है, उसको इतना ही सिखाना है। लेकिन जिसने कभी कोई सॉफ्टवेयर पे काम ही नहीं किया है, फ्रेश बीकॉम करके आया हुआ है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसको पहले कोई भी एक सॉफ्टवेयर पे काम कैसे किया जाता है वो सिखाना पड़ता है। यानी हर एक इंसान को सिखाने का तरीका अलग होता है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। समझ में आया? कल रात को जब हम बैठे थे 3 बजे तक, जो मैं बताया ना, हम क्या बात कर रहे थे? मैं सागर जी को ये बता रहा था कि एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाओ ई बायोटोरियम में कि पूरे हिंदुस्तान में किसी भी टीम के अंडर कोई भी नया इंसान जुड़ता है तो जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो पहले हमें पता चलता है कि पहले स्टैंडर्ड में ये पढ़ना है, दूसरे स्टैंडर्ड में ये पढ़ना है, तीसरे स्टैंडर्ड में ये पढ़ना है। समझ में आ रहा है आपको? तब हमें पता चलता है कि 10वीं पास करेगा तो उसको क्या क्या आने वाला है। ऐसा नेटवर्क में ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाना चाहिए। आपको क्या लगता है, बनाना चाहिए कि नहीं? और वो एजुकेशन सिस्टम जैसे फर्स्ट 1 से 5 कक्षा में पढ़ाने वाले टीचर अलग होते हैं कि नहीं? फिर 6ठी से 10वीं या 8 से 10 स्टैंडर्ड के टीचर अलग होते हैं, 11वीं 12वीं के अलग होते हैं, कॉलेज के प्रोफेसर्स अलग होते हैं। मैंने दूसरा रिकमेंडेशन उनको दिया है, क्या कि हर लेवल के लोगों के लिए आप अलग अलग ट्रेनर्स और अलग अलग ट्रेनिंग्स रखो। ये आइडिया कैसा है? बढ़िया है कि नहीं? राइट। और फिर मैंने ये कहा कि कोई भी टीम में कोई भी इंसान पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी आया, नया जुड़ा और उसने कुछ कुछ ट्रेनिंग्स ली है, तो यहां से ऐसा कुछ हम करते हैं कि जहां से हम इवैल्यूएशन करें कि उसने सीखा कि नहीं, जो आपको नहीं करना है। बट अगर कंपनी ऐसा कोई मैकेनिज्म करे और आपको पता चलने लगे और आपको एक रिपोर्ट मिले कि हाँ मेरी टीम में इतनी इतनी कमियां हैं, अगर मैं इसको ठीक करूंगा तो मेरा जबरदस्त नेटवर्क बढ़ेगा। ये सिस्टम कैसा है? तो ऐसे बहुत सारे हम डिस्कशंस कर रहे थे। समझ में आ रहा है आपको? अगर बहुत सारे मीन्स मैंने पूरा एक मेरे दिमाग में जो एक आइडिया था कि किस तरह से एक पूरा पैरेलल एजुकेशन सिस्टम खड़ा किया जाए कंपनी के लिए, वो बहुत सारे आइडियाज मैंने डिस्कशंस हमने कल ऐसे ही किए थे। और होपफुली इसमें से बहुत सारे आइडियाज वो अगर इंप्लीमेंट कर देंगे तो ये सारे फैसिलिटीज आपको बाय डिफॉल्ट मिलेंगे। समझ में आ रहा है आपको? जैसे आपका कितना बिजनेस हो आपको वो सॉफ्टवेयर देखकर पता चलता है, वैसे आपकी टीम में क्या क्या ट्रेनिंग हो चुकी है, किसने कितनी ट्रेनिंग ली है, कितनी ट्रेनिंग नहीं ली है, उसमें क्या क्या कमियां है, इसका पूरा रिपोर्ट आपको सॉफ्टवेयर में मिले तो कैसा रहेगा? इंडिया में कोई कंपनी ऐसा नहीं करती है। अब समझ में आ रहा है? ये मोटिवेशनल बातें नहीं है, ये प्योर बिजनेस की बातें हैं कि एक्चुअली मेरा पैसा जिसके पास से आने वाला है ना, अगर वो सही तरीके से तैयार हो जाए तो आप सोचो आप कहां तक पहुंच सकते हैं। फिर वो 1000 नहीं 2000 3000 करोड़पति बनाना भी आसान हो सकता है। राइट? सो इंपॉर्टेंट क्या है? स्किल्स डेवलप करना बहुत जरूरी है। जितने लोग जयपुर में थे, मैंने कितने स्किल्स का लिस्ट लिखवाया था, याद है आपको? 15। अगर मैं पूछूं कि क्या क्या स्किल्स चाहिए, आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं होगा कि एक नेटवर्किंग में सफल होने के लिए या जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, तो कितने कितने स्किल्स होने चाहिए। अगर आपको 25-50 हजार तक का इनकम है तो एक स्किल से चल जाएगा। 2-5 लाख का चाहिए तो और चलेगा। कुछ नेटवर्किंग में आपकी टीम अच्छी है, भले आप डेवलप नहीं हुए हैं, बट नीचे की टीम अच्छी है, तो बाय डिफॉल्ट आप पैसे तो आ रहे हैं आपको,
लेकिन क्या पैसे आपके पास आना ये सर्टिफिकेट है कि आपके पास वो स्किल है? नॉट नेसेसरी। कई बार अच्छा नेटवर्क, अच्छा टीम बनने से भी इनकम आता है, बट नेटवर्क में इनकम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, स्किल डेवलप करोगे तो कोई भी परिस्थिति होगी, आप जो चाहोगे वो इनकम आप जनरेट कर पाओगे। समझ में आ रहा है? तो स्किल एक ऐसी चीज है जो आपकी सोच, आपके संकल्प, आपका हार्ड वर्क और आपकी ऑनेस्टी को रिजल्ट में कन्वर्ट करती है, इनडायरेक्टली पैसे में कन्वर्ट करती है। तो स्किल का एक्शन ऐसा होता है जैसे कोई जादूगर जादू करता है, क्योंकि पैसा आता है तो इट्स लाइक मैजिक, है कि नहीं? तो बताओ स्किल का एक्शन कैसा होगा? हाँ, जादूगर जादू कैसे ऐसे करता है ना, तो कम ऑन एवरीबॉडी, स्किल्स स्किल्स स्किल्स, लेफ्ट स्किल्स स्किल्स, राइट स्किल्स स्किल्स, ऊपर नीचे सामने। क्लियर? रेडी? सीधे बैठो, सीधे बैठो। आखिरी मुकाम है, कायनात भाग ना जाए, ध्यान रखना। तैयार? ओके, लेट्स स्टार्ट। सोच, ऑनेस्टी, लेफ्ट, राइट, ऊपर, नीचे, सामने, स्पीड में, सोच, संकल्प, हार्डवर्क, ऑनेस्टी, स्किल्स, सोच, करते रहो। स्पीड में, सोच, संकल्प, हार्डवर्क, ऑनेस्टी, स्किल्स, 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 सोच, संकल्प, हार्डवर्क, ऑनेस्टी। वंडरफुल 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 वंडरफुल। कितने लोग सोच रहे थे ये था क्या? आप समझ गए क्या था? जो जयपुर में नहीं थे वो कब से दिमाग में चल रहा था ये सब कर क्या रहे हैं? ठीक है, आप समझ गए? और आपको बताऊं, जब भी मीटिंग ले रहे हो, जब भी कहां पर भी आप लोगों से मिल रहे हो, सबसे पहले ये सक्सेस रिचुअल है, ये करवाओ। समझ में आ रहा है आपको क्या करवाना है? फैन चालू करना है, वो फैन चालू करो, लोगों में गर्मी बहुत आ गई। ऑलराइट, यहां पर देखो, क्या आप अपने स्किल्स को डेवलप करेंगे? और एक सीडी आपको मिलती है, और सोच लेना ये 5 में से एक भी चीज मिसिंग है ना? अब एक आखिरी बात, बचपन में जब हम गेम खेले थे सांप सीढ़ी का, आखिरी सांप कब आया था? अभी तक याद है? क्यों याद है अभी तक? आखिरी बार कब खेले थे? 15-20 साल पहले कुछ लोग वो गेम खेले थे। आज भी याद है कि आखिरी सांप 98-99 पर कहीं तो मिला था। क्यों? क्योंकि उस वक्त हम जीतने की कगार पर थे, और वो क्या आ गया?
ऐसा घुमाया 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 लाकर कहां डाल दिया था, 5, 10, 15 के आसपास डाल दिया था, और हम जीतते जीतते हार गए और कोई दूसरा जीत गया। समझ में आ रहा है? बचपन के इस खेल में आखिरी सांप 98, 99 पे आता था और आपको एकदम नीचे गिरा देता था। बट ये सक्सेस की पूरी गेम को आप गौर से देखोगे तो अगर सोचा नहीं तो सांप काटता है, संकल्प नहीं लिया तो भी सांप काटेगा, हार्ड वर्क नहीं किया तो भी सांप आपको नीचे गिराएगा, ऑनेस्ट नहीं रहे तो भी सांप आपको गिराएगा। लेकिन एक बार ऑनेस्टी के लेवल को पार कर दिया फिर सांप आता ही नहीं है। ईमानदार इंसान कभी नीचे गिरता नहीं है। लेट्स वॉच दिस वीडियो। एक वीडियो देखते हैं, और ये वीडियो एक फीमेल का है जो इंडिया में पैदा हुए और अमेरिका में जाकर उन्होंने बहुत बड़ी सिद्धि हासिल की। पेप्सिको की चेयरपर्सन थी वो। जानते कौन? इंदिरा नूई। एक बार राष्ट्रपति भवन में जब प्रणब मुखर्जी थे, हमारे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट हाउस के अंदर एनडीटीवी के द्वारा यह कार्यक्रम रखा गया था, और जितने इंडियंस है, जितने भी हिंदुस्तानी है जो इंडिया में पैदा हुए लेकिन पूरे विश्व में उनका नाम रोशन किया उन्होंने, ऐसे सभी दिग्गज लिविंग लेजेंड्स को राष्ट्रपति भवन में बुलाया गया था। और वहां प्रेसिडेंट भी बैठे हैं, राष्ट्रपति हमारे, और कौन कौन सी सेलिब्रिटीज है वो अभी आप स्क्रीन पर देखोगे। और ये सब सेलिब्रिटीज को ये कहा गया था कि जब आपको ये सम्मान देने के लिए राष्ट्रपति के सामने हम राष्ट्रपति भवन में बुला रहे हैं, आप वहां पर सम्मान लेते वक्त पोडियम पर आकर पूरे विश्व को, क्योंकि ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा था पूरे वर्ल्ड को ये बताएंगे कि आपके जिंदगी के वो 3 महत्व के कौन से लेसन्स है जो आपने सीखे हैं जिसकी वजह से आप यहां तक कामयाबी हासिल कर पाए। और सब अलग अलग लोगों ने अपने लाइफ के 3 ऐसे लेसन्स बताए, लेकिन जो हमारे बिजनेस के अनुरूप जो बेस्ट लेसन मुझे लगा वो ये इंदिरा नूई का था। तो आइए सुनते हैं कि उन्होंने वो कौन से 3 लेसन्स कहे, और ये लेसन वो इंग्लिश में बोले थे। मैं पॉज करके आपको उसे हिंदी में बताऊंगा। Known for the outstanding company she keeps, the brilliant management of a truly global living legend, Indira Nooyi. I was born in a great democracy. I live in another great democracy. Indians are capable of an enormous amount, and I think accelerating investments in infrastructure would be my #1 priority. Any CEO has to be big enough, brave enough, bold enough to face the critics. And personally, I'm ready for all of these things. Mr. President and NDTV, thank you very much for this incredible honor. You know, Malcolm Gladwell in his book, The Outliers, said, "Who you are cannot be separated from where you came from." I left India 35 years ago, went on to the United States, and had tremendous success in that meritocracy. But none of that could have happened if I hadn't had a wonderful upbringing very much here in India. वो कहते हैं 35 साल पहले मैं हिंदुस्तान छोड़कर अमेरिका गई, और उतने डेवलप कंट्री में मैंने इतनी सफलता हासिल की, बट वो सफलता मुझे नहीं मिलती अगर मेरा बचपन, जिस तरह से मुझे बड़ा किया गया, वो संस्कार, वो काम करने का या वो जिंदगी जीने का जो नजरिया जो बचपन में मुझे दिया गया था, वो नहीं मिला होता इंडिया में, तो शायद मैं इतना सफल नहीं हो सकती थी। So I have a lot to thank India for. Now my 3 lessons I'd like to share. So कहती है कि इंडिया, मेरे पास मुझे इंडिया को थैंक्स करने के लिए बहुत सी चीजें हैं। अब वो 3 लेसन्स बता रही है। Now my 3 lessons I'd like to share with you. First,
please be a lifelong student. You know, when we are kids, we ask questions like, why is the sky blue? Why is the bird flying so high? But for some reason, as we get older, that curiosity goes away. वो पहला लेसन क्या बोलती है? Be a lifelong student. पूरी जिंदगी क्या बने रहना है? स्टूडेंट बने रहना है. वो कहते हैं कि एक छोटा बच्चा सवाल पूछता है, ये आसमान नीला क्यों है? ये पंछी उड़ते कैसे हैं हवा में? हर बच्चे ने कभी ना कभी ये सवाल अपने माँ बाप को पूछा होगा, हाँ या ना? बट वो ये कहते हैं, अनफॉर्चुनेटली जब हम बड़े होते हैं ना, तो ये स्टूडेंट हमारे अंदर से चला जाता है. आज किसी ने ये सवाल पूछा कि मेरी इनकम क्यों नहीं आ रही है? आज किसी ने ये सवाल पूछा कि मेरे पास ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो रहा है? आज किसी ने ये सवाल पूछा कि मैं लोगों को कन्विंस क्यों नहीं कर पाता हूं? यानी हम बड़े होते हैं तो हम सवाल पूछना छोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं. सोचो, लर्निंग कितना सिंपल है, लेकिन वो लर्निंग को आज हमने अगर अपनाया होता तो यहां पर हर इंसान जो बैठा है वो करोड़पति बन चुका होता. लेकिन हमने अनफॉर्चुनेटली सवाल पूछना बंद कर दिया है. क्यों? ईगो बीच में आता है. क्या आता है? ईगो बीच में आता है. और मैं आपको एक बात बता दूं, आप एक्सपर्ट होंगे, अपने फील्ड में होंगे, बट इस बिजनेस में आप आए हैं अगर, तो यहां के एक्सपर्ट्स को पूछो ना. आप समझ में आ रहा है? यानी मैं अगर नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करूंगा तो यहां पर जितने लोग करोड़पति हैं मैं उन्हें पूछने जाऊंगा. एंड आई टेल यू समथिंग, इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस. मैंने 1993 में यूरेका फोर्ब्स शुरू किया अपना जॉब. 7 दिन तक मुझे मेरे सीनियर ने अपने साथ फील्ड पर घुमाया और 7वें दिन मेरे को क्या कहता है, अब तूने सीख लिया ना संदीप. 2-3 सेल भी होते हुए मैंने देखे. मैंने बोला हाँ, मुझे समझ आ गया. 8वें दिन मुझे अपना एक मशीन दे दिया गया कि अब तुम जाओ और इसको लेकर बेचना शुरू करो. अब मैं लोगों को घर में जाकर डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूं और सेल नहीं हो रहा है. जब सेल नहीं हो रहा है तो उसका कोई तो रीजन है जो क्लाइंट मुझे दे रहा है कि नहीं? कोई बोलेगा बहुत महंगा है, कोई बोलेगा हम तो सालों से जो पानी आ रहा है वो ही पी रहे हैं, हमें आज तक प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो मशीन की क्या जरूरत है? समझ में आ रहा है? कोई क्या कहता था, अगर ये पानी पीना हमारे शरीर को आदत लग गई तो बाहर का पानी पिएंगे तो बीमार हो जाएंगे. ऐसे बहुत सारे सवाल की वजह से मेरा सेल नहीं होता. पता है मैं क्या करता था? अगर किसी कस्टमर ने मुझे एक रीजन की वजह से नहीं लिया मशीन, तो मेरी कंपनी में जब मैंने 93 में ज्वाइन किया था, 12 से 13 सीनियर्स थे मेरे, जो 6 महीने 1 साल से सेल्स करते थे. पता है मैं इतना स्मार्ट था, सबके बीच में नहीं पूछता था. कोई भी एक सीनियर अकेला खड़ा है ना या कहीं मिला, मैं उनको बोलता था, भाई आपको ऐसा कोई कस्टमर कहता है तो आप क्या जवाब देते हो? एकदम भोला भाला बन के मैं उससे सीख लेता था. दूसरे को पूछता था, तीसरे को पूछता था, अलग अलग जाकर. समझ में आ रहा है? सबके पास एक जवाब था, मेरे पास कितने जवाब हो गए? समझ में आया? आपको जानकर खुशी होगी, 14 महीने के बाद मेरे सारे सीनियर से पहले मैं प्रमोट हो गया. सिंपल सा टेक्निक है, सीखो सीखो, ईगो बीच में मत लाओ, सीखो. यू शुड लर्न. बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे को इतने साल हो गए नेटवर्क में. अरे भाई हाँ ठीक है, अगर ईगो आ गया खत्म. आप सोचो, कंपनी के ओनर खुद स्टेज से नाम दे रहे हैं कि मैं इनसे सीखा. क्या जरूरत है उन्हें? क्या जरूरत है कहने की? समझ में आ रहा है आपको? बट वहां से सीखना है कि वो ह्यूमिलिटी है, वो हम्बलनेस है कि आज अगर मैं यहां पर पहुंचा हूं तो मैं भी किसी से सीखा. तो वो हम्बलनेस है, इसीलिए वो लोगों को आज भी स्टेज से नाम बोलते कि मैं इनसे वहां पर सीखा था, इतने साल पहले इनसे सीखा था. और वो हमें सीखना चाहिए. वही इंदिरा नूई कहते हैं कि बी अ लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट. And if we are happy with the knowledge we have, then we are actually going to atrophy. So please remain a lifelong student. Don't lose that curiosity. वो ये कहती है कि अगर जो ज्ञान हमारे पास है उससे अगर हम संतुष्ट हो गए तो हमारा पतन निश्चित है. कौन कह रहा है? इंदिरा नूई कह रहे हैं. अगर द नॉलेज विच यू हैव, यू आर सेटिस्फाइड विद इट, देन यू विल हैव दैट एट्रोफी. मीन्स आपका इट विल ब्रेक डाउन.
सो वो कहती है डोंट लूज योर क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? जिज्ञासा। अपनी जिज्ञासा को मत छोड़ो। करोड़पति यहां मिले हैं, ये गैदरिंग का फायदा क्या है? सेल्फी क्या आपको हेल्प करेगा? अरे पूछो ना उनको, सर आप जब ज्वाइन किए थे आपको ये प्रॉब्लम्स आते थे, आपने उसको टैकल कैसे किया? आपको ये प्रॉब्लम आता था तो आपने क्या किया? कोई सवाल पूछता ही नहीं है। जिसको भी मैं देख रहा हूं सेल्फी ले रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अरे यहां डालो यार कुछ, फोटो कोई देखने वाला नहीं है। बी अ लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट, हमेशा सीखते रहो। Second, whatever you do, throw yourself into it. क्या कहती है दूसरा लर्निंग? पहला क्या था? बी अ लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट। दूसरा क्या है? वॉट एवर यू डू, जिंदगी में कोई भी काम करो, थ्रो योर सेल्फ इन टू इट। मतलब अपने आप को झोंक दो। चल ट्राई करता हूं, चल देखता हूं, हफ्ता 10 दिन कर पाता हूं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। कभी स्विमिंग पूल के बाहर कोई बैठा है, एक पैर डालकर कि चलो हाँ पैर हाथ ऐसा सब डालकर तैरना आ जाएगा, ऐसा होता है? वो क्या करना पड़ता है? डुबकी लगानी पड़ती है। सो अगर करोड़पति बनना चाहते हैं, अपने आप को झोंक दो, लेकिन झोंका नहीं। अच्छा क्या झोंकना है वो भी वो समझाते हैं। Throw your head, heart and hands into it. थ्रो योर हेड। क्या क्या झोंकना है? योर हेड, योर हार्ट एंड योर हैंड्स, यानी दिमाग, दिल और पूरा शरीर लेकर जो काम कर रहे हो उसमें अपने आप को झोंक दो। ठीक है? पूछो अपने आप को क्या आपने ये किया है, और अगर नहीं किया है तो ऑब्वियस है आपको सफलता नहीं मिली। उसमें कोई किसी और को दोष देना नहीं है। इट इज यू हु आर रिस्पॉन्सिबल। आपने अपने आप को अभी तक झोंका ही नहीं है। I look at my job not as a job, I look at it as a calling, as a passion. And I don't care about the hours, I don't care about the hardship, because to me everything is a joy. So whatever you do, please look upon it as a calling and a passion, not as a job, not as something temporary. वो क्या कहती है? मैंने कभी अपने नौकरी को नौकरी की तरह नहीं देखा है। मैंने उसे अपना एक पैशन, कि एक मेरा मकसद है, ये काम के लिए मैं पैदा हुई हूं, ये काम मेरी जिंदगी का एक मिशन है, ऐसे मैं काम करती हूं। वो कहती है मैं कभी ये नहीं सोचती कि मैं कितने घंटे काम करती हूं, मैं कभी ये नहीं सोचती मुझे कितनी तकलीफें आ रही है, क्योंकि फॉर मी एवरीथिंग इज जॉय। यानी काम कर रही हूं तो प्रॉब्लम आ रहा है ना, बट प्रॉब्लम आया इसलिए काम बंद नहीं करना है। काम में भी मुझे, प्रॉब्लम में भी खुशी मिलती है। ज्यादा काम करती हूं तो भी उसमें मुझे खुशी मिलती है। फॉर मी एवरीथिंग इज जॉय। वो ये कहते हैं कितने घंटे काम करना पड़ता है, कितनी मुश्किलें आ रही है, आई डोंट केयर। समझ में आ रहा है? सो सेकेंड लर्निंग, अपने आप को झोंक दो। एंड The third and the most important one, आप देख सकते हैं कैसे कैसी हस्तियां थी उस वक्त, अमिताभ बच्चन, A.R. रहमान एंड अदर्स। please help others rise. तीसरा लर्निंग क्या कहते हैं? प्लीज हेल्प अदर्स राइज। मतलब दूसरों की मदद करो कि वो भी ऊपर उठे या उठ पाए। प्लीज हेल्प अदर्स राइज। और ये जो मैसेज है ये उन लोगों के लिए होता है जो सफलता के एक लेवल तक पहुंच गए हैं। ये मैसेज उन लोगों के लिए है। पूरा मैसेज सुनो, बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। Greatness comes not from a position, but from helping build the future. वो कहती है आप महान तभी बनते हो जब आप भविष्य बनाते हो। पोजीशन से महान नहीं बनते, महान बनते हैं जब आप भविष्य बनाते हो। भविष्य बनाने का मतलब अपने पीछे जो आ रहे हैं उन्हें तैयार करना। महान इंसान पोजीशन से नहीं बनता है, महान इंसान बनता है जब दूसरों का भविष्य वो बनाता है। All of us in positions of power have an obligation to pull others up. जिसके पास पोजीशन है, जिसके पास सफलता है, जिसके पास पावर है, उसके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है, कर्ज है कि दूसरों को भी उसे ऊपर उठाना पड़ेगा, क्योंकि नेचर ने उसे काबिल इसलिए बनाया है कि वो दूसरों को ऊपर उठाए। अगर वो नहीं उठाएगा दूसरों को ऊपर तो नेचर क्या बोलेगी? तू साइकिल को ब्रेक कर रहा है, तेरी काबिलियत मैंने देकर गलती कर दी। सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। As I stand here today, I look at my responsibility not as accepting an honor, I look upon it as accepting a challenge and a responsibility, an obligation to actually make it possible for the people who are younger
to come up and achieve levels of greatness so they too can be on the stage sometime in the future. So thank you again, NDTV, for this incredible honor. Thank you, ladies and gentlemen. So लास्ट में कहती है कि मैं यहां पर खड़ी हूं तो सिर्फ सम्मान लेने के लिए नहीं खड़ी हूं, बट यहां पर मैं खड़ी हूं ये सम्मान के साथ साथ मैं एक जिम्मेदारी भी है मेरी कि मुझे और लोगों को तैयार करना है ताकि किसी दिन वो लोगों में से भी कोई इंसान आगे बढ़े, यहां पर आए और मुझे आज जो सम्मान मिल रहा है वैसा सम्मान उसे भी मिले। ये मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी भी है। दैट इज द थर्ड मैसेज। कौन से ये तीन? चलो सब लोग एक साथ बोलेंगे। फर्स्ट क्या था? बी अ लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट। जोर से बोलो, बी अ लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट। ओके। दूसरा क्या था? वॉट एवर यू डू थ्रो योर सेल्फ इन टू इट। बोलो, वॉट एवर यू डू थ्रो योर सेल्फ इन टू इट। क्या चीज थ्रो करनी है? हेड, हार्ट एंड हैंड्स इन टू इट। ठीक है। और तीसरा क्या है? प्लीज हेल्प अदर्स राइज। बोलो, प्लीज हेल्प अदर्स राइज। समझ में आ रहा है? ये तीन लेसन्स थे जिसकी वजह से आप सोचो एक इंडियन फीमेल वर्ल्ड की नंबर 1 कंट्री में जाकर अगर पूरे वर्ल्ड में अपना नाम रोशन करती है तो उसके पीछे के तीन सिंपल लर्निंग्स है। मेरा सवाल आपसे ये है, उसने जो 3 लेसन अपनी जिंदगी के सीखे, क्या अगर हमें अपनी जिंदगी में अपनाने हैं तो इसमें से कुछ मुश्किल लग रहा है आपको? क्या आप स्टूडेंट नहीं बन सकते? क्या अपने काम में अपने आप को झोंक नहीं सकते? क्या दूसरों को मदद नहीं कर सकते कि वो भी आगे आए? बस ये 3 काम आपको करने हैं एंड यू कैन ऑल्सो अचीव द लेवल ऑफ ग्रेटनेस। मुझे है ना, मैं क्यों इस तरह से आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं पता है? कि आप सिर्फ सीख नहीं रहे एज ए स्टूडेंट। आपने भले कुछ भी नहीं लिखा होगा अपने नोटपैड में, उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अभी भी मैं पूछूं कि सफलता के लिए वो कौन से 5 स्टेप है जो आपको याद रखना है? बताओ तो जरा सब लोग। समझ गए? ये आपके मसल मेमोरी में बैठ चुका है। आज के बाद आप कोई भी नया इंसान जुड़ता है ना आपकी टीम में, उसको बोलने का इधर आ, करोड़पति बनने का है। 5 चीजें याद रखने की। कौन सी 5? समझ में? आप तो ट्रेनर भी बन गए। समझ में आ रहा है? तो ये जो चीजें हैं भले आप मेरी तरह नहीं सिखा पाओगे या समझा पाओगे, बट एक बेसिक तरीके है जो आप अगर लोगों को बोलेंगे तो लोग डेफिनेटली समझेंगे, राइट? और इसीलिए कहा जाता है ना, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। सोच से शुरू होगा और स्किल्स डेवलप करो। स्किल्स डेवलप करते रहो, अपने हुनर को डेवलप करो, क्योंकि मोटिवेशन, ये प्रतीक हमेशा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? वो माचिस की तीली की तरह होता है, अभी जला और कुछ सेकंड्स के बाद ये। रियल लाइफ में रात को मूड नहीं आता है, चल निकल, वो जो तरीके हैं, सोच, संकल्प, हार्डवर्क, रोज सुबह में उठकर तैयार होकर जब काम के लिए निकलते हो, मिरर के सामने खड़े होकर सिर्फ 5 स्टेप करना है आपको। सोच, संकल्प, हार्डवर्क, ऑनेस्टी, स्किल्स। ठीक है। लेट एवरीवन नो। कुछ गलत कर रहे हो आप, शर्म आएगी ये करने में? नहीं। अरे शान के साथ आप कह सकते हैं लोगों को कि मैं अगर सफल हुआ हूं तो ये 5 मुद्दे हैं जिसके ऊपर है, और इसके ऊपर छठा कोई मुद्दा है ही नहीं। बड़े से बड़े सफलता के सीक्रेट्स है ना, ये 5 स्टेप के अंदर डिकोड होकर आ चुके हैं। और ये अगर आपने करना शुरू कर दिया तो एनीवन कैन बिकम द ग्रेटेस्ट पर्सन एवर। आप नेटवर्क में आपका नाम भी यू कैन ऑलवेज हैव योर नेम विच इज फॉलोड बाय एवरीवन, आई मीन अक्रॉस द प्लैनेट। मैंने बीच में आपको एक बात कही थी, क्या? हरिश्चंद्र वाली बात याद है आपको? कैरेक्टर। आपकी पहचान क्या है? आपकी रियल पहचान वो नहीं है जब आप किसी को पूछो कि तेरी मेरे बारे में राय क्या है, आप आमने सामने पूछोगे ना, वो हमेशा अच्छा ही बोलेगा, आया ना? कोई मुंह पे थोड़ी बोलेगा। लेकिन रियल पहचान कब है? जिस दिन आप हो नहीं और आपके पीछे क्या बात हो रही है आपके बारे में, वो है आपकी असली पहचान। कभी सुना है कि तब लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं? वो आपका कैरेक्टर है। एक बार एक लड़का टेलीफोन बूथ, वो जो पब्लिक टेलीफोन बूथ पहले आते थे ना, जब मोबाइल नहीं थे तब, याद है आपको? 1 रुपये का वो कॉइन डालकर आप डायल करते थे। एक बार एक लड़का पब्लिक टेलीफोन बूथ के ऊपर एक नंबर डायल करता है, और ये टेलीफोन बूथ एक शॉप होती है, शॉप के बाहर ये टेलीफोन बूथ था। वो लड़का डायल करता है और सामने कोई फोन उठाता है, तो ये कहता है हेलो,
तो सामने से आवाज आती है हेलो। अब दुकान वाले को तो सिर्फ इसी की आवाज सुनाई देगी, बट वो अंदाजा लगा सकता है कि ये बात क्या हो रही है। तो ये लड़का बोलता है हेलो सर, मैं एक बहुत बढ़िया माली हूं, गार्डनर। माली समझते हैं आप, जो गार्डन को सुंदर बनाता है। तो वो बोलता है कि मैं एक बहुत ही बढ़िया काम करता हूं माली का, आप मुझे जॉब दीजिए, ऐसा वो लड़का बोलता है। अब सामने से कुछ जवाब आई, नहीं नहीं भाई, ऑलरेडी हमारे पास एक माली है जो हमारा गार्डन देखता है। तो ये लड़का क्या कहता है, बट सुनिए तो सही, मैं आपका गार्डन ऐसा बना के दे दूंगा कि पूरे शहर में टॉप 3 गार्डन में लोग आपके गार्डन का नाम लेंगे, इतना बढ़िया बना कर दे दूंगा। तो सामने से उस लड़के को जवाब आया, भाई ऑलरेडी मेरा गार्डन है ना, टॉप 3 गार्डन में उसका नाम ऑलरेडी है। तो ये लड़का क्या कहता है, बट सुनो तो सही, चलो ऑलरेडी मान लिया कि आपका गार्डन वैसा है, लेकिन अभी जो माली आपके वहां काम करता है ना, उससे आधी कीमत में मैं आपके वहां काम ऐसा ही करके दे दूंगा, अब तो नौकरी दे दीजिए। तो सामने से उसको जवाब आया, नहीं भाई, हमारे पास जो माली है ना उससे हम बहुत खुश है, ऐसा करके उसने रख दिया। और ये लड़के ने भी रख दिया। अब वो दुकान वाला था ना, जो मालिक, वो कब से इसको सुन रहा है, बोले इधर आ इधर आ, तेरे को नौकरी चाहिए, आजा आजा, मेरे पास नौकरी है, तू कितना बढ़िया काम करता है ना, बेस्ट करके दे रहा है सब। तो लड़का कहता है मेरे को नौकरी नहीं चाहिए। बोले क्या बात कर रहा है, मैंने तेरी बात सुनी, अभी तो तू फोन पे कब से नौकरी मांग रहा था। बोले नौकरी नहीं मांग रहा था, जहां नौकरी कर रहा था ना वहां फोन किया था। कैरेक्टर समझ गए कि और समझाऊं? ये ऐसी बात हो गई कि आप कहीं किसी को मिलने जा रहे थे, या आप कहीं बैठे हुए हैं और आप अपना मोबाइल छोड़ देते हैं रिकॉर्डर ऑन करके, और आप चले जाते हैं, और फिर 1 घंटे बाद आते हैं जहां पर आपकी अच्छी अच्छी बातें हुई थी, फिर उसको सुनो तो पता चलेगा कि अपना कैरेक्टर, और कैरेक्टर अच्छा करने के लिए राजा हरिश्चंद्र जो थे ना, उन्होंने एक ही आदत को पाला था। कौन सी आदत थी? सत्य बोलने की आदत। आपको क्या लगता है, आपको कैरेक्टर पावरफुल करने के लिए बहुत सारी आदतें अच्छी करनी होगी? नहीं, किसी भी एक आदत को अच्छा कर दीजिए। एक आदत ही अच्छी हो गई ना, तो पता नहीं है आपको, आपकी नाम, आपकी शोहरत, आपकी पहचान दूर दूर तक जाएगी। जो लोग आपको जानते तक नहीं है, वहां तक आपकी पहचान जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा? तो अपना कैरेक्टर पावरफुल कीजिए, अपनी पहचान पावरफुल कीजिए। एक गांव में एक चोर था। काम क्या उसका? तो रात को चोरी करता और दिन में। उस दिन एक बार ऐसा हुआ कि उस गांव में एक बहुत ही बड़े संत आए, और संत पुराने जमाने में क्या करते थे, गांव में जो भी लोगों के अंदर बुरी आदतें होती है उन्हें समझाते हैं कि भाई तुम ये गलत काम छोड़ दो, अपनी आदत बदल दो। तो ऐसे सबको समझाते थे और उन्हें उपदेश देते थे, और उनसे वचन लेते थे कि बोलो आज के बाद तुम ये गलत काम नहीं करोगे, या ये आदत तुम सुधार दोगे, ऐसा सब बोल रहे थे। तो सब लाइन में खड़े थे। एक इंसान आता है, प्रणाम करता है, बोले तुम क्या करते हो? बोले मैं लोहार हूं। बोले क्या है तुम्हारे? बोले कुछ नहीं, मैं रोज शराब पीता हूं, झगड़ा करता हूं। फिर उन्हें समझाते हैं कि नहीं, शराब पीना गलत है, झगड़ा नहीं करना चाहिए, ऐसा करके उनको फिर वचन लेते थे और भेज। दूसरा आता है, बोले क्या है? बोले कुछ नहीं, मैं अपनी बीवी को पीटता हूं, ऐसा जो भी थे लोग। अब ये चोर लाइन में था, चोर ने भी आशीर्वाद लिया। वो संत पूछते, भाई तू क्या करता है? तो क्या कहे? चोर हूं। चोर? चोरी तो बहुत बुरा काम है, चोरी मत कर, ये गलत है, कुछ और कर। चोर क्या कहता है पता है? देखो, अपने प्रोफेशन की बात मत करो, बाकी कुछ भी कहना है तो कहो, मैं मानूंगा, बट प्रोफेशन को टच नहीं करने का। संत भी महान थे, इंटेलिजेंट थे। वो क्या बोले, ठीक है चले काम कर, तू चोरी चालू रख, लेकिन एक अच्छी आदत तो डेवलप कर। बोले कुछ भी, चोरी को छोड़ दो, बाकी तुम कुछ भी बोलोगे मैं करने के लिए तैयार। बोले क्या करूं? बोले तू आज से एक वचन ले ले, आज से तू कभी झूठ नहीं बोलेगा, जो हुआ है सच का सच बता देगा। बोले डन। बोले वचन दे। वचन दिया। बोले ठीक है। सबका टर्न खत्म हो गया। वो संत कहते हैं मैं जा रहा हूं, 3 महीने बाद मैं वापस आऊंगा और सबको पूछूंगा कि क्या तुमने अपनी प्रतिज्ञा या वचन जो दिया था उसे पूरा किया या नहीं। वो तो चले गए।
ये चोर को जाने के बाद दूसरे दिन पता चला कि ये तो फंस गया, क्योंकि चोरी करने का और सच बोलने का ये तो सेट होता ही नहीं है। बोले तो फंसा कर चले गए, मैंने चोरी को टच करने का ना बोला तो इन्होंने यहां पर लॉक कर दिया। बट चोर भी इंटेलिजेंट था, बोले एक काम करता हूं, ये छोटी मोटी चोरियां बंद, एक बड़ा हाथ मार लेता हूं, इतनी बड़ी चोरी करता हूं कि उसके बाद लाइफ में कभी चोरी करने की जरूरत ही ना पड़े। तो बोले कहां चोरी करेंगे? तो विचार आया सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है? राजा, क्योंकि राजा के राज्य में रहता था। बोले राजा का जो शाही खजाना होता है उसी में चोरी कर लेता हूं। पूरा प्लानिंग व्लानिंग बनाया और एक दिन रात को पहुंच गया खजाने में, किले की दीवार कूद के खजाने में पहुंच गया। खजाना जैसे खोला, ओ माय गॉड, इतना सारा सोना चांदी सब पड़ा हुआ था। तो बहुत सारा सोना, क्योंकि सोना महंगा था, सोना उठाया और भारी एकदम उठाकर निकल रहा था। जैसे ही बाहर निकल रहा था उसने देखा कि ये तो बहुत भारी है, क्या वो दीवार लांग के जा पाएगा कि नहीं, उसको डाउट आया। लेकिन उतने में उसकी नजर वहां कोने में एक शेल्फ था, उसके ऊपर 3 अति मूल्यवान डायमंड्स मणि पड़े हुए थे। उसने सोना रखा और वहां जाकर एक डायमंड ऐसे उठाया। उस डायमंड को देखकर उसको पता चल गया कि ये एक ही डायमंड अगर मैं ले गया ना तो मेरी 2-3 पुश्तें बैठे बैठे खाएगी। डायमंड जेब में रखा, सोना वहीं पर छोड़ दिया और सीधी वो दीवार लांग कर वापस बाहर जंप किया। जैसे ही उसने जंप किया, उसी दिन रात को वो जो राजा था वो अपना भेष बदल के नगर में निकला था, ये देखने के लिए कि मेरे जो नगरजन है वो सुखी है, दुखी है, क्या है क्या नहीं। और वो भी अपना राउंड खत्म करके महल की ओर आ रहे थे और किले की दीवार के ऊपर से इस चोर को जंप करते हुए देखा। चोर ने जंप किया और राजा वहां पहुंचा, दोनों आमने सामने। लेकिन राजा ने अपना भेष बदला हुआ था, अब दोनों आमने सामने। अब राजा ओरिजिनल राजा था तो ऐसा बोला, ए तू यहां से कूदा ना? बोले हाँ। क्या करके आया? अब उसको वो वचन याद आया तो क्या बोला? चोरी करके आया। बोले कहां चोरी की? खजाने में, शाही खजाने में चोरी की। अच्छा क्या चुराया? बोले पहले तो सोना उठाया था लेकिन बहुत भारी था, 3 मणि दिखे, 3 में से एक उठा के लेके आ गया। एक ही लिया? बोले हाँ एक ही लिया। दिखा तो। निकाल के दिखाया भी सही। बोले ठीक है, कहां रहता है? राजा ने पूछा कहां रहता है? उसने एड्रेस भी दे दिया। क्यों? वचन दिया था भाई, एड्रेस भी दे दिया। राजा बोला ठीक है जा। अब उसने पहचाना नहीं है राजा था और राजा चुपचाप, वो चोर चला गया, राजा चुपचाप अपने महल में चले गए। दूसरे दिन सुबह राजा दरबार में बैठे अपने ओरिजिनल अवतार में और मंत्री दौड़ता दौड़ता आया, राजा जी। क्या हुआ? शाही खजाने में कल रात को चोरी हो गई। राजा मन में बोले पता है। अच्छा क्या चोरी हुआ? मैंने पूरा मुआयना कर लिया है, किसी ने सोना उठाने की कोशिश की थी, उसको छोड़ दिया है, लेकिन जो मणि थे ना, 3 मणि गायब है। राजा बोले कुछ तो लफड़ा है। अचानक उसको एड्रेस भी पता था। सिपाही आ गए, ये एड्रेस पे जाओ और वहां जो मिले उसको पकड़ के लेके आओ और उसको पूरा घर छान के आना। सिपाही वहां गए, चोर तो सो रहा था, उसका क्लोजिंग हो गया था। उसको उठाया, पूरे घर को चेक किया तो एक ही मणि मिला। पकड़ के लेकर आए उसको दरबार में। अब राजा बैठे हुए दरबार के बीच में, सिपाही चोर को पकड़ के आए और राजा उसी अंदाज में, बोलने का स्टाइल तो सेम ही रहता है। राजा ने पूछा तूने चोरी की है? क्या चोरी किया? तो चोर ऐसे ध्यान से देखता है, बोले ये टोन, ये सब तो। चोर ऐसे देखता है, हाँ ये तो रात वाली आइटम है। उसको पता चल गया ये तो राजा ही है। फिर से वही बोला, क्या चुराया? बोले बोला तो था रात को आपको, सोना उठाया था फिर रख दिया, 3 मणि थे, 1 मणि उठाकर लेकर। एक ही लिया था? बोले हाँ। पक्का एक लिया था? हाँ। बोले झूठ बोलना होता तो एड्रेस थोड़ी देता। राजा बोले बात तो बिल्कुल सही है, इसको झूठ ही बोलना होता तो सच्चा एड्रेस भी तो नहीं दिखा था। राजा सोचे क्या करना है। अचानक राजा को स्ट्राइक हुआ, सिपाहियों इसको छोड़ो, वो मंत्री को चेक करो जिसने शाही खजाने का चेकिंग किया था। सिपाहियों ने मंत्री को चेक किया तो उसकी जेब में से 2 मणि निकले। समझ में आया? उसी पल राजा ने बोला, सिपाहियों ये मंत्री को जेल में डालो, और चोर को बोला आज से तू मंत्री। एक अच्छी आदत
क्या बोला? एक अच्छी आदत 99% नहीं चलेगी, कितनी परसेंट रखनी पड़ेगी? तो कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ऐसा नहीं चलेगा। एवरी टाइम आपको यही करना पड़ेगा। समझ में आया? इससे बनती है आपकी पहचान। परिस्थिति बदल जाए और आप बदल जाओ, ऐसा नहीं चलता। आपकी उम्र क्या है, आपके पास पैसा कितना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका जो अंदाज है, आपकी जो पहचान है, वो कोई भी उम्र हो जाए, आपकी कितना ही पैसा आया गया कुछ भी हो जाए, वो आपको अपने अंदाज को छोड़ना नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स जो इतने सीनियर हो गए, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन आज भी उनका जो अंदाज है, जो उनका बेसिक्स है, वो उसे कभी भूलते नहीं है। इस बार के आईपीएल में पता है सबसे कॉस्टलीस्ट प्लेयर कौन है? इस बार आईपीएल जो अभी सीजन आएगा उसमें पता है हाईएस्ट, आज तक आईपीएल के इतिहास में इतने करोड़ रुपए किसी प्लेयर को नहीं मिले हैं। पता है कौन है? कितने करोड़? ऋषभ पंत। 27 करोड़ रुपया उसको मिला है सिर्फ 1.5 महीना खेलने के लिए। 27 करोड़। समझ में आ रहा है आपको? क्यों? आईपीएल का ऑक्शन होता है, ऑक्शन में उसके ऊपर बोली जाती है। क्यों कुछ प्लेयरों को ड्रॉप किया जाता है? भले वो अच्छे खिलाड़ी है, आज आईपीएल में जो भी खिलाड़ी का नाम है ना, उसने अपने करियर में बेस्ट काम कभी ना कभी तो किया ही है, तभी वो आईपीएल का ऑप्शन में नाम आता है, हाँ या ना? इसके बावजूद बहुत खिलाड़ियों की बोली ही नहीं बोली जाती, यानी उसके पीछे कोई पैसा डालने के लिए तैयार ही नहीं है। और कुछ खिलाड़ियों को ये लोग 27 करोड़ क्यों? ऋषभ पंत के साथ कोई किस्सा हुआ था, पता है आपको? क्या हुआ था? एक्सीडेंट हुआ था। कितने दिन वो हॉस्पिटल में था? समझ में आ रहा है? 6 महीने से ज्यादा। और उसके बाद रिकवर नहीं करना है, रिकवर नहीं करना है, फिटनेस लाना है। क्या लाना है? फिटनेस। और फिटनेस भी कैसा? पूरे हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट जो खिलाड़ी है उस लेवल का फिटनेस, योयो टेस्ट और ये सारे टेस्ट होते हैं, अगर आपको पता हो तो, उस लेवल का फिटनेस आए ना, तो भले पास्ट के आपके कितने ही परफॉर्मेंस थे, इसके बावजूद कोई आपको मैच में खिलाएगा नहीं। भैया तूने पास्ट में जो भी किया था, यहां पर तेरा एक्सीडेंट हुआ है, तू हॉस्पिटल में जाकर आया है, सारे टेस्ट तू पास कर, सब कुछ ठीक कर, उसके बाद तुझे हम सिलेक्ट करके लेंगे, वरना हम लेंगे नहीं। एक फाइटर था, उसके अंदर वो एक फाइटिंग स्पिरिट था। और पता है ये फाइटिंग स्पिरिट क्या कहता है? ये स्पिरिट गेम में क्यों चाहिए? क्योंकि आईपीएल की मैचेस में आपने भी देखा है, कई बार कम ओवर में ज्यादा रन करने की जरूरत पड़ती है। एक फाइटर का दिमाग नहीं होता है ना, तो वो चलता नहीं है। और अगर आप क्रिकेट के फैन है तो आपने भी देखा होगा, कई बार ऋषभ पंत ने एंड में जाकर बहुत सारे मैचेस को जिताया भी है। एक अव्वल दर्जे का विकेट कीपर भी है और सब कुछ करता है। क्या है? दैट्स द बेसिक्स जो उसने अपने कैरेक्टर को पकड़ के रखा है। यानी वरना उसके पास ऑलरेडी इतना पैसा है कि उसे ना भी करता तो कोई जरूरत नहीं थी। सो दैट्स व्हाट आई मीन बाय कैरेक्टर। समझ में आ रहा है? आई विल शो यू द लास्ट वीडियो एंड देन आई विल कंक्लूड। ठीक है? ये कैरेक्टर के ऊपर बहुत ब्यूटीफुल वीडियो है और ये वीडियो को देखो। दैट्स द लास्ट वीडियो, उसके बाद मैं कंक्लूड करूंगा। और शायद ही कोई होगा जिसने ये मूवी नहीं देखा होगा। वॉच दिस। ये सीन में पता है ना, आपको याद है क्या था इसमें? आज भी मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। यानी छोटा बच्चा था तभी भी वही तेवर, वही मिजाज, वही पहचान। बड़ा हो गया तभी भी वही। और बचपन में वो जहां पर बूट पॉलिश करवाने के लिए आते थे, वहां पर किसी ने बोला था ये बच्चा बड़ा होकर अपना नाम बड़ा बनाएगा। और फाइनली वो उसी के ऑफिस में, उसी के बिजनेस का सक्सेसर बनता है। और तब कहता, याद है ये जब छोटा था तब हम उसके यहाँ पर जूते पॉलिश करवाते थे। बोले ये वही है। और ये होता है एक कैरेक्टर, ये होती है एक पहचान। राइट? सो कैरेक्टर क्या है? इट इज नॉट समथिंग विच इज आउटसाइड, इट इज समथिंग विच इज इनसाइड। सो एंड करने से पहले मैं इतना ही कहूंगा, एक अंडे को जब बाहर से तोड़ते हैं ना, तो जिंदगी का अंत होता है,
लेकिन वही अंडा जब अंदर से टूटता है, एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। अंदर से बदलाव लाइए और एक नई जिंदगी वेट कर रही है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। Wow. Thank you so much, sir. Thank you so much.